इस बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून, जो संशोधित कानून है, उस पर सुनवाई होनी है और इंतजार है सभी को बेंच के आगे बैठने और उस पर चर्चा करने का। 2 जजों की बेंच अब हो चुकी है। पहले 3 जजों की बेंच थी, लेकिन अब 2 जजों की बेंच है, जिसमें खुद सीजेआई BR गवई हैं और उनके साथ जस्टिस मसीह हैं। ये दोनों आज क्या फैसला लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि यहां साफ साफ कहा गया है, सीजेआई ने कहा था 15 तारीख को इस पर सुनवाई हुई थी, 14 तारीख को नए सीजेआई बने, 52वें सीजेआई 52nd सीजेआई के रूप में BR गवई ने शपथ ली और 15 तारीख को इस पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में साफ साफ उन्होंने कहा कि अब इसकी अगली सुनवाई मैं करूंगा 20 तारीख को, जो आज 20 तारीख है, 20 मई, और दिन भर इसकी सुनवाई करूंगा। कम से कम 4 घंटे का समय तो सुनवाई में जरूर दूंगा। 4 घंटे का समय दिया गया है, 2-2 घंटे दोनों पक्ष और विपक्ष के लिए। विपक्ष जो है वो जानते हैं आपकी सत्ता पक्ष है, और पक्ष क्योंकि इसमें जो याचिकाएं आई हैं उसको अगर पक्ष कहा जाए, इसके खिलाफ वाले या विपक्ष कह लें, तो वो याचिकाएं एक नहीं बल्कि 70 से ज्यादा याचिकाएं हैं। उसके बाद भी बहुत सारी याचिकाएं आई हैं, लेकिन इन सब पे सुनवाई करने के लिए इन सब के जो वकील हैं, उनमें देश के बड़े बड़े वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव धमन, ऐसे वकील यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने इस पर पहले भी चर्चा, सलमान खुर्शीद भी इसमें है। सलमान खुर्शीद के अलावा हुजैफा अहमदी हैं, जो इस 5 वकीलों के नाम जो तय किए गए हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से। तो मुस्लिम पक्ष ने अपने 5 वकील जो तय किए हैं उसमें देख लीजिए, कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, राजीव धवन हैं और सलमान खुर्शीद हैं, फिर हुजैफा अहमदी हैं। ये 5 वकील हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। और सत्ता पक्ष से तो देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक हरीश साल्वे हैं, लेकिन इनके अलावा एक और नाम जो है वो बहुत बड़ा नाम आप जानते हैं, क्योंकि वो सॉलिसिटर जनरल हैं, तुषार मेहता। वो अपनी बात रखेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की बात रखेंगे, अपनी मतलब सरकार की बात रखेंगे। तो एक बहुत ही गहमा गहमी वाला आलम रहने वाला है आज सुप्रीम कोर्ट में, और बेंच के इकट्ठा होने का इंतजार है। और अभी से थोड़ी देर पहले 10:30 बजे से किसी और केस पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन उसके बाद अब सुनवाई शुरू होनी है इसी मसले पे। इसका इंतजार है, हम लोग इंतजार करेंगे। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी हम आप तक वहां कोर्ट रूम में जो भी चल रहा है, कोर्ट रूम नंबर 1 में जो कुछ चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी को स्क्रीन पे लाइए। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और देखिए अमलेंदु जी, केंद्र ने 1332 पन्नों के हलफनामे में वक्फ कानून पर अपनी स्पष्ट नीति जो है उसको यहां पर इंगित की थी, केंद्र ने किया था। और उसके बाद केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा था कि इस कानून की जरूरत है, दरकार है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश है। संविधान की धाराएं 26 से लेकर 30 तक में कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही, 26 नहीं बल्कि 25 कह लें, वहां 25 से लेकर 30 तक में जो प्रावधान है उन प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ये भी राहुल गांधी, याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि इस कानून के जरिए आप न सिर्फ मुसलमानों के ऊपर उनकी जो धार्मिक संपत्तियां हैं उसके ऊपर आप आक्रमण कर रहे हैं, बल्कि आप आक्रमण करेंगे दूसरे धार्मिक संपत्तियों पे भी, जिसमें सिख भी हो सकते हैं, जिसमें ईसाई भी हो सकते हैं, जिसमें हिंदू भी हो सकते हैं। ये सारी बातें कही जा रही हैं। इसीलिए यहां इंपॉर्टेंट है इस मसले को समझना कि आखिर वक्फ कानून आज की तारीख में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली प्रतिक्रिया आपकी अमलेंदु जी। हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोर्ट रूम भी चलेंगे, जहां पर अभी से थोड़ी देर बाद इस पर सुनवाई होगी, उन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर इससे एक आम जनता, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, वो क्यों डरे इस कानून से? देखिए राजीव जी, एक तो ये कानून जो संविधान के हमारे बहुत से जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन करता है, और जो संवैधानिक गारंटियां दी गई हैं उनका उल्लंघन करता है, ऐसा याचिकाकर्ताओं की दलील है। और याचिकाकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि ये कानून जो बना है ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 से लेकर 26 तक, संविधान के अनुच्छेद 30 और संविधान के अनुच्छेद 300A, इनका खुल्ला उल्लंघन करता है। दूसरा, ये जो है जो धार्मिक स्वतंत्रता है
उसमें ये हस्तक्षेप करता है, उसमें राज्य के अधिकार बढ़ाता है और जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको ये छीनता है। मुख्य जो है वो ये इसमें बिंदु दिए गए हैं। दूसरा जो बिंदु है इसमें राजीव जी जो बहस का बिंदु है इसमें ये कि इसमें राज्य का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसमें जो कलेक्टर है उसको एक तो उसको ये नहीं डिफाइन किया गया है कि कलेक्टर कौन है, उसकी क्या जो है वो हैसियत है, यानी जांच भी कलेक्टर करेगा और आदेश भी कलेक्टर देगा, ये इस कानून में किया गया है। तो इसको लेकर सबसे ज़्यादा सख्त आपत्ति होती इस पर थी और इसके साथ साथ आपत्ति इसके साथ ये थी कि ये कानून जो है इसमें गैर मुस्लिमों को जो वक्फ के काउंसिल ऑफ वक्फ बोर्ड है उनमें उनकी नियुक्ति करता है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा सख्त आपत्ति थी। और तीसरी जो सख्त आपत्ति थी सबसे बड़ी, वो आपत्ति राजीव जी ये थी कि ये कानून जो है जिस तरीके से बनाया गया है इसमें गैर मुस्लिम जो है उनकी भी एंट्री इसमें हो जाएगी और गैर मुस्लिम जो है ये इसमें रहेंगे। इसको लेकर बहुत ज़्यादा आपत्तियां थी। तो ये कई आपत्तियों के बिंदु थे जिस पर सख्त आपत्तियां दर्ज की गई थी। और जो वक्फ वाई यूज़र है इसको लेकर बहुत सख्त आपत्ति थी और इसको लेकर तो जो जस्टिस संजीव खन्ना जो उस समय CJI थे, तत्कालीन CJI, वो जब बहस मतलब जो सुन रहे थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इस पर सवाल किया कि भाई अगर कोई 1000 साल पुरानी संपत्ति है तो उसको आप कैसे डीनोटिफाई कर देंगे। आप ये कहेंगे साहब इसके आप कागज़ लाइए, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसको लेकर जो है उन्होंने बहुत सवाल उठाए थे। 1332 पेज का जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सरकार ने राजीव जी दाखिल किया है उसमें उसने कहा है कि साहब वक्फ यूज़र जो है वो रजिस्ट्रेशन उसकी जो वो 1923 से है, तो इसलिए इसके ये कानून सही है, ये दलील दी गई है। लेकिन 1923 से पहले वक्फ यूज़र जो है उसका कहाँ से कागज आएंगे, इसको लेकर बहुत सारे सवाल थे। तो इसको लेकर सरकार जो वो दृढ़ है कि साहब उसने कानून सही बनाया है। इस बीच राजीव जी खबर ये है कि केरल सरकार जो है वो भी इसमें पक्ष बन गई है और उसने भी एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है और जो हस्तक्षेप याचिकाएं लगी हुई हैं उसमें केरल सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और उसका तर्क ये है केरल राज्य सरकार का कि जो 2025 का संशोधन है वो मूल अधिनियम यानी वक्फ अधिनियम 1995 जो था उसके दायरे से भटक गया है। और इसमें कहा गया है कि वक्फ संपत्ति रखने वाली मुस्लिम आबादी को वास्तविक आशंका है कि संशोधन संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा और उनकी वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को या तो बदल देगा या नष्ट कर देगा। और जो राज्य की मतलब केरल की तरफ से कहा गया उसमें यह कहा गया है कि राज्य को लगता है कि केरल में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की यह आशंका वास्तविक है कि धार्मिक मामलों वक्फ और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अधिकार के मामले में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। संशोधन अधिनियम के कई प्रावधान अत्यधिक अन्यायपूर्ण हैं और संवैधानिक वैधता संदिग्ध है। तो ये राजीव जी केरल सरकार की तरफ से इसमें हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है और वो भी जो हस्तक्षेप याचिकाएं लगी हुई हैं 70 से ज़्यादा, उनमें अब राज्य की केरल की भी ये याचिका शामिल हो गई है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। इस याचिका में साफ साफ केरल सरकार ने कहा है कि राज्य को लगता है कि केरल में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की ये आशंका वास्तविक है कि धार्मिक मामलों वक्फ और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अधिकार के मामले में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। संशोधन अधिनियम के कई प्रावधान अत्यधिक अन्यायपूर्ण हैं और संवैधानिक वैधता संदिग्ध है। ये बात राज्य सरकार की तरफ से उठाई गई है और यहां पर इस बिल को, इस कानून को, बिल नहीं जबकि कानून 5 अप्रैल को यह कानून बन गया जब जैसे ही राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगा दी साइन करने के बाद। और ये यहां पर जो तर्क है राज्य सरकार के द्वारा वो ये है कि एक बार वक्फ हमेशा वक्फ एक स्थापित सिद्धांत है और किसी भी रूप में बनाए गए वक्फ को मूल अधिनियम के दायरे से बाहर करके अस्थिर नहीं होने दिया जा सकता है। उसमें रेफरेंस भी है 2025 अधिनियम की धारा 2। और सबसे बड़ी चीज है यहां पर अमलेंदु जी की जो कानून बना है उसमें कानून के जो 9R है, 3C है और ऐसे अलग अलग धाराएं हैं। इन धाराओं का आप याद कीजिए कि इन धाराओं पे भी खूब बहस हुई है। लेकिन आज साफ साफ BR गवई, जस्टिस CJI BR गवई ने कहा था कि हम जो अंतरिम आदेश है उस आदेश पे बहस करेंगे। यानी आज 4 घंटे की जो बहस होगी वो अंतरिम आदेश पे होगी और उस बहस के बाद कोर्ट आखिरी और फाइनल फैसला देगा कि आखिर अंतरिम आदेश जिसमें ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण है जिसको सरकार ने खुद ब खुद मानकर कह लिया था कि हाँ हम मानने के लिए तैयार हैं, इसलिए आदेश पारित नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्योंकि सरकार ने पहले ही मान लिया और सरकार उस के मानने के आधार पर उस समय के जो संजीव खन्ना थे CJI उन्होंने साफ साफ कहा था कि चूंकि
सरकार ने मान लिया तो चलिए इसको आगे की तारीख में इस पे हम बहस करेंगे। तो वो अब आगे की तारीख आ चुकी है। 15 तारीख को BR गवई ने इस पर बहस नहीं की, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि इसमें कुछ कुछ और भी चीजें हमको चाहिए, वो चीजें 19 तारीख तक मिल जानी चाहिए। वो सब कुछ हलफनामे मिल गए हैं 19 तक दोनों पक्षों की तरफ से। और आज सुनवाई बहुत ही अहम है, जिसमें 1332 पन्नों का जो हलफनामा है वो सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया है, जिसमें तमाम बातें कही गई हैं, दलीलें दी गई हैं। उन दलीलों में 1332 पन्नों की दलीलों में उसमें 1923 के वक्फ कानून से लेकर 1923 के वक्फ कानून से लेकर 1995 में जो इसमें परिवर्तन किया गया वो, और उसके बाद 2013 में जो परिवर्तन हुआ वो, इन सब का जिक्र करते हुए, हवाला देते हुए अपनी बात को सरकार ने यहां रखने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज है कि क्या जो अब इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष है और तमाम ऐसी याचिकाएं हैं, वो याचिकाएं इन चीजों को मानती हैं कि नहीं। लेकिन 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं यहां पे अमलेंदु जी, जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात वक्फ बाय यूजर, दूसरी सबसे बड़ी बात कि कागज दिखानी होगी, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो आप याद कीजिए संजीव खन्ना ने पूछा था उस समय कि आप ये कह रहे हैं तो ये बता दीजिए कि जो 14वीं से 16वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी में जो मस्जिदें बनी हैं या अभी तक वक्फ की जमीन की तरह यूज हो रही हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी की तरह यूज हो रही हैं, वो कागज कहां से लाएंगे? आज को कोई ताजमहल का कागज मांगे तो कहां से लाएगा कोई? ये इसीलिए यहां पर है। और ये मैं उदाहरण दे रहा हूं ताजमहल का, ऐसे कई सारे उदाहरण आ सकते हैं, कुतुब मीनार का उदाहरण भी आ सकता है। लेकिन इसमें से कौन वक्फ की जमीन है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, कौन नहीं है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ इस पे जा रहा हूं कि जो पुरानी संपत्ति है और उससे वो जिसको कि वक्फ बाय यूजर कहा गया है, एक तो ये। दूसरी बात यहां इंपॉर्टेंट है कि चाहे वक्फ के बोर्ड में या काउंसिल में जो आप विदाउट मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनको लेने का जो प्रावधान आपने किया है, यह भी एक बिंदु है जिस पे बहस हो रही है लगातार। और तीसरा, आपने उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, दोनों एक ही होते हैं, कुछ जगहों पे कलेक्टर कहा जाता है, कुछ राज्यों में उसी पद को डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, राजस्थान जाएं तो इधर कलेक्टर कहे जाते हैं। यही तो इन लोगों को, कलेक्टर्स या डीएम को, आप पूरा का पूरा जांच का अधिकार, फैसला लेने का अधिकार, सब कुछ इनको अगर दे रहे हैं तो फिर आखिर कलेक्टर साहब के ही ऊपर सब कुछ रहेगा। कोर्ट की बात यहां नहीं आ रही है। बहुत कुछ है, घालमेल है, जिस पे आगे जैसे जैसे बहस होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इन चीजों को मैं बहुत ओपनली इसलिए नहीं यहां पे बात कर रहा हूं, ना रख रहा हूं, क्योंकि ये बातें अभी थोड़ी देर में जैसे ही बहस शुरू होगी, ये सारी बातें आना शुरू हो जाएंगी। और बहुत सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधानों पर आज अंतरिम फैसले पर सुनवाई होगी कि अंतरिम फैसला हो या ना हो। और कोर्ट ने, आप याद कीजिए अमलेंदु जी, कि सीजेआई उस समय के संजीव खन्ना ने कहा था कि मैं ये 3 बिंदुओं पे अंतरिम फैसला सुनाने जा रहा हूं, जिस पर सरकारी पक्ष ने कहा था, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि मिला और थोड़ा रुकिए और मैं चाहता हूं। उसके बाद दूसरा दिन 16 अप्रैल और 17 अप्रैल 2 दिन बहस हुई थी। 16 अप्रैल को ही फैसला आना था, लेकिन 17 अप्रैल को बात गई, आगे बढ़ी और उस दिन सरकार ने अपनी तरफ से लिखित हलफनामा दे दिया कि हम इन सब चीजों को मानने के लिए तैयार हैं अगली सुनवाई से पहले तक, सुनवाई तक। और अगली सुनवाई फिर 7 तारीख को मुकर्रर हुई थी। 5 को शायद, या 7 को, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तारीख, लेकिन जो भी है शायद 7 तारीख को। और उस दिन ये कहा गया, संजीव खन्ना ने कहा कि अब चूंकि मेरा रिटायरमेंट है और इस पे अभी लंबी बहस की दरकार है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले सीजेआई इसकी सुनवाई करें। और फिर अगले सीजेआई ने 15 तारीख की मुकर्रर की और 15 के बाद फिर आज 20 तारीख। तो ये सब कुछ है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो मामला पेचीदा बन गया है अमलेंदु जी, उसका क्या कारण हो सकता है? क्यों बार बार सत्ता पक्ष 2013 की तरफ ध्यान और 1995 की तरफ ध्यान लेके जाना चाहती है?
एक तो राजीव जी ये कि जो पिछली सुनवाई हुई थी 15 तारीख की, उसमें भी जो अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन है वो बीच में खड़े हो गए थे और वो कह रहे थे साहब 1995 का जो कानून है उसमें हमने याचिका दायर की हुई है अंतरिम राहत की और उसमें हमको हाईकोर्ट भेज दिया गया, उसको भी इसमें आप शामिल कर लीजिए और उसमें इंतरिम राहत चाहिए। उस पर जो CGI थे उन्होंने बहुत कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आप 1995 के मामले को आप 2025 के कानून में कैसे आप उसको शामिल कर सकते हैं कि इसको कर लिया। दोनों अलग अलग मसले हैं, ये अलग कानून है, वो अलग अलग आपकी याचिका तो वो अलग रहेगी, तो इसको अलग कर दिया गया था। दूसरा राजीव जी एक मज़ेदार जो बात हुई थी आखिर में उस 15 तारीख को, वो ये हुई थी कि जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने बहुत हल्के नोट में कहा था CGI से कि साहब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप रुकवा दीजिए इसकी। यानी राजीव जी लाइव स्ट्रीमिंग रुकवाने का क्या तात्पर्य, कहा हालांकि हल्के नोट में था लेकिन वो हल्के नोट में भी ये था कि लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए रुकवा दीजिए कि यहाँ जो बातें होंगी, जो दलीलें दी जाएंगी, उसमें ये साफ हो जाएगा एक तरीके से कि सरकार के जो तर्क हैं और इस कानून में जो सरकार ने चीज़ें की वो कितनी ज़्यादा लचर हैं और वो कानूनी तौर पर टिक नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए ये आशंका रही होगी सॉलिसिटर जनरल को, इसलिए उन्होंने हल्के नोट में कहा कि आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग रुकवा दीजिए। तो ये राजीव जी लाइव स्ट्रीमिंग रुकवाने के पीछे तर्क समझा जा सकता है कि उस समय उनका क्या मामला रहा होगा। अब जो महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये कि जो इंटरिम ऑर्डर भी पास नहीं किया था उसमें CGI जस्टिस संजीव खन्ना ने, इसलिए पास नहीं किया था क्योंकि सरकार खुद पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार ने खुद हलफनामा दे दिया था और हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया था कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है उसकी जो मुख्य प्रावधान है, जिसमें खासतौर से केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ बोर्ड का गठन है और पहले से ही वक्फ घोषित या पंजीकृत संपत्तियों को गैर सूचित अधिकरणीय प्रावधान है, इन सब पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और वक्फ बोर्डों या वक्फ परिषदों में गैर मुस्लिमों का नामांकन जो है और वक्फ के तहत सरकारी भूमि की पहचान, इस पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया और उसको सरकार सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑन रिकॉर्ड लेते हुए कहा कि अगले कोई आदेश आने तक इस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करेगी, ये इन्होंने हमको वचन दिया है सरकार ने। तो जब सरकार ने राजीव जी वचन दे दिया तो इसलिए उस समय इंटरिम राहत की आवश्यकता महसूस नहीं होती, लेकिन अब जो मामला है वो इंटरिम राहत पर ही है और अभी भी उनका नोट लगा हुआ है। हालांकि उसके बाद राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया, तो इसलिए अब इस पर बहस ये होगी कि ये इंटरिम ऑर्डर दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। यानी लंबी बहस इस पर कानून को लेकर चलेगी, लेकिन फिलहाल जो 3 जो इंटरिम ऑर्डर के तहत जो दिए जाने थे, राहत दी जानी थी, उसको लेकर जो है सुनवाई होगी कि इस पर इंटरिम राहत अभी दी जाए या सरकार का जो हलफनामा है वो अभी जारी रहेगा, इसी को मान लिया जाए। तो राजीव जी जो भी होगा तो उससे आज स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि सरकार वचनबद्ध है कि अगले आदेश तक वो इस तरीके को कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो इसलिए आज इस पर दोनों पक्षों को 2-2 घंटे का समय दिया गया, यानी सरकार की तरफ से भी 2 घंटे और जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से भी 2 घंटे की बहस राजीव जी इसमें होगी। इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि इंटरिम ऑर्डर आ जाता है तो भी सरकार के लिए राजीव जी झटका होगा, नहीं आता है तो भी सरकार के लिए झटका होगा, चूंकि बहस फिर आगे चलेगी और अगले आदेश तक, यानी कि जब तक मामला निपट नहीं जाता तब तक सरकार बाध्य हो जाएगी, चूंकि वो हलफनामा दे चुकी है कि हम इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो यानी सरकार हर तरीके से घिरी हुई राजीव जी नजर आती है और खुद ही सरकार जो है पहुंच गई कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है अमलेंदु जी की 3 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आज बहस होनी है और ये तीनों अंतरिम आदेश के अंदर आते हैं, जिसको ऑलरेडी उस समय आप याद कीजिए कि संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने इन 3 बिंदुओं को रखा था। पहला संपत्ति का मामला, वक्फ बाय यूजर, और यहां पर संपत्ति का मामला, वक्फ संपत्तियों का मामला है पहला मामला। दूसरा मामला जो है वो है सीधे सीधे कि इनके बोर्ड और काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे, और यहां साफ साफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस बोर्ड या काउंसिल से जो गैर मुस्लिम जो सदस्यों की बात सरकार ने रखी है इस कानून में उसको हटाया जाए। तो ये दूसरा है। पहला डीनोटिफिकेशन वाला मामला जिसमें साफ साफ संपत्तियों के नोटिफिकेशन डीनोटिफिकेशन का मामला है। दूसरा मामला जो है वो मुस्लिम पक्ष ने साफ साफ कहा है कि हमारे जो बोर्ड होंगे वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल, और इसमें जो गैर मुस्लिम जो आप सदस्य रखना चाहते हैं, जो सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसके हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा मामला है कि अगर ऐसी कोई जांच होती है जिसके तहत कि संपत्ति सरकारी भूमि पर है या नहीं है और उसकी जांच कलेक्टर करेगा, और उसमें एक बात यह भी कही गई है कि यह संपत्ति जब कलेक्टर जांच कर रहा है तो यह संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। एक सबसे बड़ी चीज है अमलेंदु जी कि यह संपत्ति फिर उस समय आप ये जांच में बहुत लंबा समय भी लग सकता है, तो वक्फ का काम बंद हो जाएगा।
और इसलिए कलेक्टर के हाथ से इस चीज को निकाला जाए, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप उस समय इस ढंग से कर रहे हैं कि ये जैसे इस संपत्ति की जांच चल रही है तो यहां पर हमने ताला लगा दिया, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये नहीं होना चाहिए। और ये तीन बहुत ही कहें तो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आज बहस होनी है, बहुत अहम बहस होनी है। और साफ साफ सीजेआई बीआर गवई ने साफ साफ कहा है कि इसके अलावा चौथी बात हम नहीं करेंगे। 2-2 घंटे का समय आप लोगों को दिया और 2-2 घंटे यानी 4 घंटे में बहस पूरी करनी होगी। और यह पूरी की पूरी बहस अंतरिम आदेश इन 3 प्रमुख बिंदुओं पे होनी है और जिसमें 2 जजों की बेंच है और उसमें सबसे पहला नाम तो आप जान रहे हैं इन्हीं का है और दूसरा नाम जस्टिस ऑगस्टीन मसीह का है, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह है। ये 2 नाम है, पहला बीआर गवई जो सीजेआई हैं आज की तारीख में और दूसरा जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। ये दोनों जजेस जो हैं, आज 2 जजों की बेंच इस पर अहम सुनवाई करने वाली है। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस अहम सुनवाई कभी भी शुरू हो सकती है, हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ छोटे मोटे जो और भी मसले हैं उसका निपटारा हो रहा है और इस पर सुनवाई का इंतजार है। तो बहुत ही अहम आज का दिन और वक्त पे हम इतना कवरेज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, बार बार मैं इस बात को, कई लोग मेरे से पूछते भी हैं कि अरे क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा, क्यों इसकी लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव सब? इसलिए क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है दोस्तों, ये आपका मामला, हमारा मामला, ये किसी भी धर्म जाति सबका मामला है। क्योंकि आप एक बार एक नया कानून लाते हैं तो उसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो दूसरे कानून के साथ भी जुड़ता है। वक्फ है तो कल को चर्चेज के कानून भी इसके साथ प्रभावित होंगे, परसों गुरुद्वारों के कानून भी प्रभावित होंगे और उसके बाद नर्सों, मंदिरों के कानून भी प्रभावित होंगे। तो आप धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारे देश में है, धार्मिक संपत्ति और धार्मिक स्वतंत्रता, जब आजाद हुआ भारत उसके बाद जो हमारा संविधान बना, उस संविधान में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक ऐसी ही स्वतंत्रता, ऐसी ही आजादी उसमें दी गई है जिसका जिक्र बार बार आता है। क्या उसका हनन है? यहां सबसे बड़ा सवाल अमलेंदु जी यही है कि आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 30, और लेकिन देखिए कितनी बार हम लोग आर्टिकल 15 से आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 तक की बात करते रहे हैं, जहां समता, समानता, बोलने की आजादी, इन सब का जिक्र है हमारे संविधान में। और उसके बाद आप आगे बढ़िए तो यहां पर पूजा पाठ, रीति नीति, इन सब का जिक्र है। और यही एक इंसान को इंसान बनाता है, यही एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है, यही एक समाज का गठन करता है। उसके बाद एक राज्य और फिर देश बनता है जो आज भारतवर्ष है। तो इसलिए ये हिंदुस्तान इस संविधान के जरिए बना हुआ है। आज अगर इंटैक्ट है तो संविधान के जरिए है, जिस संविधान पर बार बार उंगली उठाई जा रही है, जिस संविधान को तहस नहस करने की कोशिश हो रही है। और इसी बारे में जस्टिस बीआर गवई ने अभी 3 दिन पहले बोला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जस्टिस गवई ने कही कि अब बार बार कहा जा रहा है कि संविधान की न्यायपालिका ऊंचा है, तो कोई कहता है कार्यपालिका ऊपर है, कोई कहता है कि विधायिका ऊपर है, लेकिन और कोई कहता है कि संसद ऊपर है, सबसे बड़ी चीज। तो लेकिन बीआर गवई का कहना है सबसे ऊपर संविधान है। ये पिछले हफ्ते भी उन्होंने ये बात कही थी और अभी जब मुंबई गए और प्रोटोकॉल उनको नहीं मिला तब भी उन्होंने बात कही है। आप लोगों को पता होगा कि जस्टिस बीआर गवई तो ओथ लेने के बाद पहली बार, चूंकि वो महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्रियन दलित हैं वो, और वो जब गए उनका स्वागत होना था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एंड गोवा बार एसोसिएशन की तरफ से, और वहां गए तो प्रोटोकॉल में कोई नहीं आया। यानी वहां अगर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है तो हमारे देश का प्रोटोकॉल कहता है कि चीफ सेक्रेटरी उस राज्य के जरूर आए उनको रिसीव करने के लिए, और उस राज्य के डीजीपी जरूर आए, या उस जिस स्टेट के जिस बड़े शहर में गए हैं वहां का पुलिस कमिश्नर आए। लेकिन यहां कुछ भी नहीं था, कोई नहीं आया। जस्टिस गवई ने जब पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद है जानकर, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, इस देश के संविधान के लिए कह रहा हूं कि आज प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। यह मुझे आप रिसीव करें ना करें, लेकिन यहां साफ दिखाई दे रहा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये जो 3 संविधान, हमारे जो संविधान के, हमारे देश के लोकतंत्र के जो 3 पिलर हैं, इन तीनों में आपसी मतभेद है, फूट है, वो दिखाई दे रहा है, जो चरम पे है।
इसलिए इस प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। जब ये बात उन्होंने कही तो उसके बाद चलिए इस बीच एक ब्रेकिंग खबर देता हूं। वक्फ पे सुनवाई शुरू हो गई है। अमलेंदु जी सीधे अब चलेंगे कोर्ट रूम में। वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुनवाई शुरू हो चुकी है कोर्ट में। अब कोर्ट में क्या क्या हो रहा है, पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। वक्फ कानून पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई और अब वहां सुप्रीम कोर्ट में क्या चीजें चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, यह हम आप तक पहुंचाएंगे। पल पल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से एक एक बात, एक एक बिंदु हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वक्फ पे सुनवाई शुरू और वक्फ पे आज क्या क्या हो सकता है अमलेंदु जी? हाँ राजीव जी, ये वक्फ आज जो है खासतौर से ये जो सुनवाई है वो हम लोगों ने जैसे पहले भी बताया कि ये 3 बिंदु जो हैं उन पर होगी, इंतरिम राहत पर होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जो हैं ये पहुंचे हैं, इन्होंने अपनी बात रखी और कहा है कि ये पूरे वक्फ पर कब्जे का मामला है और मेरे विद्वान मित्र यानी कि जो सॉलिसिटर जनरल है यानी सरकार की तरफ से ये नहीं कह सकते कि आपको 3 मुद्दों पर सहमत होना होगा जो प्रस्तावित अंतरिम राहत के लिए थे। यानी जो सरकार ने एक जो चालाकी चली है कि साहब हम ये वचन देते हैं कि इन 3 मुद्दों पे हम नहीं बढ़ेंगे, तो केवल 3 मुद्दों का मसला नहीं है, इंटरिम राहत चाहिए और ये पूरे वक्फ पर कब्जा करने का सरकार का एक तरीके से प्रयास है। ये कपिल सिब्बल ने राजीव जी अभी कहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कपिल सिब्बल ने साफ साफ कहा है कि हम सिर्फ इन 3 मुद्दों पे सीमित नहीं रह सकते। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ जिन तीन मुद्दों की जिन 3 बातों की यहां पर का जिक्र हम लोग कर रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले, कपिल सिब्बल ने सुनवाई में अपनी बात रखना शुरू कर दी और कपिल सिब्बल साफ साफ कह रहे हैं कि मामला सिर्फ 3 बिंदुओं का नहीं है, 3 पॉइंट का नहीं है जिसमें प्रॉपर्टी का मामला हो, वक्फ प्रॉपर्टी का, या बोर्ड में मुस्लिम गैर मुस्लिम का मामला हो, या कलेक्टर का मामला हो। मामला उससे इतर है, यह कानून का मामला, यह कानून ही रद्द होना चाहिए। यही से शुरुआत की है। भूमि पर यह वक्फ भूमि पर कब्जे के बारे में है और साफ साफ ये कह रहे हैं कि यह वक्फ की जमीन पर कब्जे का मामला है मिलॉर्ड। और यहां से अब सुनवाई शुरू हो रही है और सुनवाई में हर बिंदु को हम स्क्रीन पे भी रख रहे हैं और साथ साथ आपको हम धीरे धीरे बताते भी जाएंगे कि वहां क्या अभी कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखना शुरू कर दी है। कपिल सिब्बल की बात क्या क्या चल रही है वो पल पल की रिपोर्ट हम कोर्ट रूम नंबर 1 वहां पे जो बातें चल रही हैं कपिल सिब्बल जो रख रहे हैं वो हम आप तक अब पहुंचाना शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर अमलेंदु जी अब राजीव जी जो एसजी तुषार मेहता हैं उन्होंने अपनी बात रखना शुरू की। उनका कहना है कि तर्क केवल 3 मुद्दों तक सीमित होने चाहिए, जैसा हम लोगों ने कहा कि वो क्या कह सरकार की मंशा क्या है। और पहला ये कि न्यायालयों द्वारा वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को वक्फ के रूप में विमुक्त नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाई यूजर हो या विलेख द्वारा वक्फ हो, जबकि न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है। पहली चीज ये कहा उन्होंने। दूसरा कहा कि संशोधन अधिनियम की शर्त जिसके अनुसार वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा, जबकि कलेक्टर इस बात की जांच कर रहा है कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, को प्रभावी नहीं किया जाएगा। और तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए सिवाय पदेन सदस्यों के। बहस केवल इन 3 चीजों पर केंद्रित हो, इन 3 मुद्दों पर केंद्रित हो। ये एसजी तुषार मेहता ने सरकार लाना चाहती है मात्र इन 3 मुद्दों पे, जो जिन 3 पॉइंट्स, जिन 3 बातों का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, सरकार उस पे लाना चाहती है। लेकिन यहां कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मिलॉर्ड ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा जो आप कह रहे हैं। आप यानी सरकार जो कह रही है साफ साफ कि हमने लिखित हलफनामा भी इन्हीं 3 मुद्दों पे दिया है। मेरा अनुरोध है कि इसे केवल केवल जो 3 मुद्दे हैं इसी तक सीमित रखा जाए और इसी पर बहस हो। बार बार यहां पर जिक्र आ रहा है, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि इन्हीं 3 मुद्दों पे बहस हो, लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 3 नहीं, ये पूरे के पूरे वक्फ कानून की बात है, पूरे वक्फ कानून की बात, और इंटरिम राहत भी पूरे वक्फ कानून पे मिलनी है, ये है। और इस पर जो जब एसजी मेहता ने अपना तर्क रखा तो इस पर कपिल सिब्बल ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि ये पूरे वक्फ का मामला है। फिर इस पर एसजी मेहता जो उन्होंने 17 अप्रैल का जो आदेश था वो पढ़ा और न्यायालय ने 3 मुद्दे चिन्हित किए थे। हमने इन 3 मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल किया था। हालांकि याचिकाकर्ता के लिखित बयान अब कई मुद्दों तक विस्तारित हो गए हैं। मैंने इन 3 मुद्दों के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल किया है। मेरा अनुरोध है कि इसे केवल 3 मुद्दों तक ही सीमित रखा जाए। यानी अब जो है सरकार की तरफ से राजीव जी तर्क दिया जा रहा है, दलील दी जा रही है, वो ये दी जा रही है कि सरकार ने जिन 3 मुद्दों पे अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है केवल उन पर बहस केंद्रित हो, जबकि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये पूरे वक्फ पर कब्जे का मामला है और हमारे विद्वान मित्र जो है यानी कि एसजी मेहता यानी सरकार जो है ये नहीं कह सकते कि बहस केवल इन 3 मुद्दों तक ही सीमित होनी चाहिए। इसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी आ गए। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कपिल सिब्बल, टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती। बात कर रहे हैं तो पूरी बात कीजिए, पूरे कानून की बात कीजिए। आप पार्ट बाय पार्ट अगर बात करना चाहते हैं, यस देयर कैन नॉट
बी एनी पीस मील हियरिंग, यानी टुकड़ों में बात नहीं कर सकते, पीस मील हियरिंग नहीं हो सकती। आप पूरी बात कीजिए मिलॉर्ड, हम यहां पर पूरे कानून, इस कानून को ही चैलेंज कर रहे हैं हम लोग और इस कानून को ही रद्द करवाना चाहते हैं, इसलिए टुकड़ों में बात मत कीजिए। सरकार चाहती है कि इन 3 टुकड़ों में, यहां पर अमलेंदु जी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार यह सोच के आ रही है कि डिफेंसिव मोड में तो दिख रही है, एसजी तुषार मेहता डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बार बार टुकड़ों की बात कर रहे हैं वो। जी राजीव जी, बिल्कुल बार बार टुकड़ों की बात कर रहे हैं और यहां तक कहना है कि मैं शर्मिंदा करना नहीं चाहता, जो उस समय हुआ था उस समय सब मौजूद थे। तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा मैं भी मौजूद था, वास्तव में आपका यह बयान जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस पर सीजीआई ने कहा हमें रिकॉर्ड में जो है उसके अनुसार चलना होगा। सिब्बल ने कहा कि मेरे विद्वान मित्र को एहसास होगा, अदालत ने 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। तो इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि ये मुद्दों के समाधान के लिए नहीं था। इस पर सीजीआई ने कहा कि आमतौर पर हम आदेश के अनुसार चलते हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ 6 महीने मिले हैं, कई सालों तक उच्च न्यायालयों में मेरा अनुभव यहाँ के 6 सालों से बेहतर है। यानी जो हाई कोर्ट में वो कई सालों तक जो काम करके आए हैं, तो उसका अनुभव जो है यहाँ जो 6 साल जो जस्टिस गवाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पे हुए, उससे ज़्यादा उनका अनुभव है। तो यानी सीजीआई जो है वो मामले को समझ रहे हैं कि सरकार इसमें क्या चाहती है और जो याचिका करता है उनका मामला क्या है, ये उसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो लिखित आदेश था संजीव खन्ना का, उस आदेश को यहाँ पर तुषार मेहता ने पढ़ा है और कुछ लिखित, फिर इसके बाद फिर वहाँ पे एडवोकेट परमेश्वर हैं, उन्होंने लिखित रूप से कुछ सबमिट किया है, द रिटन सबमिशन। उन्होंने कुछ रिट पिटिशन को सबमिट किया है कोर्ट के सामने, जो याचिकाएं हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आप कह रहे हैं कि 6 साल का अनुभव इस कोर्ट में, और ये बताने का मतलब है साफ साफ कि अब सीजीआई भी जान रहे हैं कि मुझे करना क्या है, ये दिख रहा है अमलेंदु जी। जी 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 बिल्कुल राजीव जी, सीजीआई समझ रहे हैं कि उनको करना क्या है। और जो सरकार की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं, वो सरकार के जो तर्क हैं वो असल में मामले को डाइवर्ट करने के लिए हैं, ताकि जो संक्षिप्त मुद्दे हैं उन पर बहस केंद्रित हो जाए और पूरे कानून पर बहस नहीं होने पाए। जबकि इंटरिम राहत जो पूरे कानून पर मिलने का मसला है, सिर्फ 3 मुद्दों पर नहीं है। 3 मुद्दों की बात तो इसलिए आई थी कि 3 मुद्दों पर तुरंत फौरी तौर पर राहत जो थे वो देने जा रहे थे जस्टिस संजीव खन्ना। इसलिए सरकार जो थी राजीव जी, जो चालाकी सरकार ने चली हलफनामा देने की, उस समय जाके कि हम इस पे 3 मुद्दों पर सहमत हैं, तो यही थी कि इन 3 मुद्दों पर ही चीज़ केंद्रित हो जाए, बाकी सरकार इस कानून का अपना काम करती रहे। लेकिन अब जो कह रहे हैं सब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, उनका कहना यह है कि ये मामला सिर्फ 3 तक नहीं था, वो इंटरिम राहत की 3 मुद्दों की बात थी, लेकिन पूरे कानून पर इंटरिम राहत मिलनी चाहिए। यानी पूरा कानून जो है उसको निरस्त किया जाना चाहिए या उस पर रोक लगनी चाहिए। ये एक तरीके से राजीव जी उनका सबमिशन मालूम पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सबमिशन वही है। कपिल सिब्बल ने यहां पर साफ साफ कहा है कि 2025 का जो अधिनियम है वक्फ का, वक्फ की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन वास्तव में ये गैर न्यायिक कार्यकारी प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने के लिए बनाया गया है। और साफ साफ जो कहा जा रहा है कि आप ये कानून इसलिए बनाए हैं कि वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर ले सरकार, इसलिए बनाया गया, ये साफ साफ यहां रख रहे हैं। और निजी संपत्तियां केवल विवाद के कारण छीनी जा रही हैं। हम विवाद की प्रकृति नहीं जानते कि किस ढंग का नेचर ऑफ जो वहां विवाद है वो नहीं जानते। हम विवाद को देखने के लिए कलेक्टर से ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है और इस बीच संपत्ति छीन ली जाती है। ये बात यहां पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं, तो सीजीआई कह रहे हैं प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? तो क्या कानून प्रक्रिया का पालन किए बिना, प्रोसीजर जो है उसका पालन किए बिना, विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस, यह इन्होंने पूछा है सीजीआई ने। अब यहां पर जवाब आना है कि क्योंकि कह रहे हैं कि प्रोसेस के बिना ही आप संपत्तियों के पर कब्जे का एक नया जरिया आपने बना लिया है। और यहीं से एक अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी बीच बीच में कह रहे हैं कि यहां टुकड़ों में बात नहीं हो सकती, यहां बात करनी है तो पूरी बात कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट पहलू है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, जब सीजीआई ने पूछा कि क्या बिना प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कब्जा कर रहे हैं, इस पर कहा सिब्बल ने कि सरकार अपनी प्रक्रिया खुद तय करती है, कोई भी विवाद पैदा कर सकता है, यह एक पहलू है, यानी जो नया कानून आया है उसमें। और दूसरा वक्फ क्या है,
या अल्लाह या ईश्वर को दिया गया दान है और उसके अनुसार संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती। यानी जो एक बार वक्फ की गई वो हमेशा के लिए वक्फ है, ना उसको बेचा जा सकता है ना उसको हस्तांतरित किया जा सकता है। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ रहता है। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण यह है कि हमारे संविधान के तहत राज्य धार्मिक संस्थाओं को वित्त पोषित नहीं कर सकता। अगर मस्जिद है तो राज्य वित्त पोषित नहीं कर सकता, अगर कब्रिस्तान है तो उसे निजी संपत्ति से बनाना पड़ता है, कोई कमाई नहीं होती, लोग अपने प्रियजनों को दफनाने के लिए आते हैं। ये राजीव जी अपनी बात रखी है कपिल सिब्बल ने बार बार यहां पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई वक्फ मतलब वक्फ मतलब सीधा है कि आपने अल्लाह या ईश्वर के नाम पर अपनी संपत्ति को आपने दान दे दिया और कह दिया कि ये भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे हमने ये दान कर दिया है, अब उनके नाम पे आप इसको यूज कीजिए। जो बोर्ड है वो यूज करता है, लेकिन यहां पर उस संपत्ति को आप निजी संपत्ति मानते हैं, इस संपत्ति पे सरकार कब्जा करना चाहती है, तो ये गैर कानूनी है। और इसलिए ये जो कानून बनाया गया है ये गैर कानूनी कानून है। यानी इस कानून को यहां कानून के रूप में रहना ही नहीं चाहिए, यह कपिल सिब्बल कह रहे हैं। उसमें वो उदाहरण दे रहे हैं जो अभी अमलेंदु जी बता रहे थे। उदाहरण में सबसे बड़ी चीज की, चाहे वो मस्जिद हो या वहां पे कोई कब्रिस्तान हो, कुछ भी हो या कुछ भी हो, अगर मस्जिद है तो राज्य वित्त पोषित नहीं कर सकता, मस्जिद है तो मस्जिद को राज्य से पैसा नहीं मिलता मस्जिद को, और अगर कब्रिस्तान है तो वो भी लोगों की निजी संपत्ति या जेब से पैसे देकर कब्रिस्तान बनाया जाता है। कब्रिस्तान में आप अगर किसी की कब्र खोदते हैं और वहां पर दफनाते हैं तो वो भी प्राइवेट होता है। तो ये सारी बातें हैं। लोग यहां पर कोई कमाई नहीं होती किसी को, लोग अपने प्रियजनों को दफनाने के लिए आते हैं। ये सारी बातें यहां कही जा रही है। कोर्ट रूम नंबर 1 में ये देखिए, लाइव आप टेलीकास्ट हम कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। कोर्ट नंबर 1 में खचाखच भीड़ है और 2 जजों की बेंच है। सीजेआई बीआर गवई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरे हैं जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। ये दोनों की बेंच, पहले 3 जजों की बेंच थी संजीव खन्ना जब थे, लेकिन अभी 2 जजों की बेंच है। और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब आया है और यह बोला जा रहा है कि इसमें 3 सरकारी पक्ष का कहना है कि इन्हीं 3 प्रमुख बिंदुओं पर जो चर्चा करनी है उसमें कीजिए, लेकिन विपक्ष का यानी मुस्लिम पक्ष का कहना है, जो चुनौती दे रहा है जो पक्ष इस कानून को, उसका कहना है, जिसमें कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, राजीव धवन हैं, सलमान खुर्शीद हैं, ऐसे जो वकील हैं, इन लोगों का कहना है कि नहीं, जब कानून की बात है तो पूरे कानून को खत्म करने पे बात की जानी चाहिए, टुकड़ों टुकड़ों में बात करने से मतलब नहीं है। जी यहां पे आगे क्या हुआ? कपिल सिब्बल ने बताया कि इनका रखरखाव जो है वो कैसे होता है, यानी दान के जरिए होता है, जो ये वक्फ की संपत्तियां हैं। तो सीजीआई ने कहा कि दूसरे मंदिरों में भी ऐसा ही होता है, मैं दरगाह भी जाता हूं, वहां भी ऐसा ही होता है, दान से ही होता है। सिब्बल ने कहा कि दरगाह और मस्जिद अलग अलग है, इन संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए समुदाय के जरिए काम करना होगा। वे कहते हैं कि अगर अतिक्रमण होता है तो वक्फ की प्रकृति बदल जाती है, यानी सरकार कहती है कि अगर वक्फ अतिक्रमण होता है तो वक्फ की प्रकृति बदल जाती है। ये उनका अपना मतलब सरकार ने उत्तर दिया वो ये है। कपिल सिब्बल ने इसको फिर स्पष्ट किया कि मामला सिर्फ मंदिर मस्जिद का नहीं है, वक्फ की संपत्ति की प्रकृति बदलने का है, जो सरकार जो है कानून राजीव जी इसके जरिए वो करना चाहती है। इसके बाद जो है कपिल सिब्बल अपनी आगे भी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं इस कपिल सिब्बल की जो 1993 और 1923, 1954, 1984, 1955 और 2013, 2025 ये जो है ये इन सबका इतिहास देखिए। तो एसजी मेहता कहते हैं कि वास्तव में 2025 का कानून जो है केवल संशोधन है। सिब्बल कहते हैं कि 2025 का जो संशोधन है ये अतीत से पूरी तरह अलग है, यानी पहले जो कानून आए, जो संशोधन आए, उनसे पूरी तरीके से अलग है। दो अवधारणाएं हैं कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ और समर्पण। यदि आप समर्पण देते हैं और संपत्ति का उपयोग समर्पण के लिए किया जाता है तो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ बन जाती है, यानी ये वक्फ यूजर बन जाती है, और इसको ये नया कानून जो है इसको समाप्त कर दिया जाता है। बाबरी मस्जिद प्रकरण जो था जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें ये मान्यता जो है ये मान्यता प्राप्त एक अवधारणा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही जो बाबरी मस्जिद वाला फैसला, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला फैसला था, उसका हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने राजीव जी अपनी बात ये रखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी है, जिसमें साफ साफ कपिल सिब्बल ने कहा है कि कृपया 1913, 1923 यानी 1913, 1923, 1954, 1984, 1995 और 2013 और 2025 देखें। इसका इतिहास, वक्फ का इतिहास यहां पे है इन सालों में। ये जितने साल यानी 1913 से लेकर 2025 तक, इन्होंने 1913 को याद दिलाया, उन्होंने 1923 को बताया, 1954 को बताया, 1984 बताया, 1995 बताया, 2013 और 2025 का इतिहास देखें तो यहां पर
तुषार मेहता कह रहे हैं कि वास्तव में 2025 संशोधन है, यानी 2025 में हमने संशोधन किया है, वास्तविक संशोधन किया है, इससे पहले वैसे संशोधन नहीं है। इसी पे कह रहे हैं सिब्बल साहब कि वास्तव में आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 2025 जो है वो अतीत से पूरी तरह अलग है। यानी पहले की जितनी भी अवधारणाएं वक्फ को लेकर हैं, पहले के जितने भी कानून हैं, उन सबसे अलग कानून आपने 2025 में बना दिया साहब। ये कह रहे हैं तुषार मेहता को चीफ जस्टिस के सामने कपिल सिब्बल कह रहे हैं दो यहां पर अवधारणाएं हैं, दो तरह की मान्यताएं हैं। पहला, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ और समर्पण, अगर यानी कि जो उपयोगकर्ता है वो वक्फ और उसका जो समर्पण है वो अगर आप अगर संपत्ति वो करते हैं, दान करते हैं, वक्फ और दान की जो संपत्ति है दान करते हैं, तो उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, एक बात। और दूसरा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ अगर बन जाती है तो इसे समाप्त कर दिया गया है, जैसे बाबरी मस्जिद में मान्यता प्राप्त एक अवधारणा। तो ये कुल मिलाकर सीधा सीधा बाबरी मस्जिद का जिक्र भी यहां आ गया, और जिक्र जो है वो उसी चीज का है। बार बार उस चीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है अमलेंदु जी। यहां पे जो बात आप याद कीजिए, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था, सीजेआई संजीव खन्ना ने, कि 1914 का बना हुआ 1916 माफी चाहूंगा 14वीं शताब्दी का 14th सेंचुरी का बना हुआ बनी हुई कोई मस्जिद है, और उसके कागज हम कहां से देंगे? 15वीं शताब्दी का बना हुआ उसके कागज कहां से देंगे? 16वीं शताब्दी के कागज कहां से देंगे? ताजमहल के कागज मांगोगे आप, लाल किला और उधर जाकर आप ऐसे बहुत हैं, चार मीनार के कागज मांगोगे तो कहां से दिए जाएंगे कागज? ये सारी बातें यहां कही जा रही हैं। दान अगर कोई देता है तो अल्लाह, भगवान, गॉड इनके नाम पे देता है, ना कि दान किसी इंसान को देता है। जब इंसान को आप दान देते हैं तो वो वक्फ नहीं है, वो इंसान की अपनी प्रॉपर्टी हो गई। एक बाप अपने बेटे को दान दे देता है, एक बाप उसका कोई नहीं, किसी और को गोद ले लिया, उसको दान दे दिया, वो वक्फ नहीं है, वो किसी और न। तो ये है वक्फ। वक्फ का मतलब ये सरकार, वक्फ का मतलब है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे दान दे रहा हूं। जी, कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि ये कहते हैं, सरकार कहती है कि पिछले अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता थी, क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं कराया तो इसलिए इसे वक्फ नहीं माना जाएगा। कई 100, 200 या 500 साल पहले बनाए गए थे। सीजीआई ने कहा कि क्या पंजीकरण की कोई आवश्यकता है? सिब्बल ने कहा हाँ, यह था, लेकिन पंजीकरण ना कराने पर कोई उसका परिणाम नहीं था। सीजीआई ने इस पर कहा कि क्या आपको ABCD से शुरू करना होगा? मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या पंजीकरण अनिवार्य था? सिब्बल करेगा, इसका इस्तेमाल किया गया था, यानी शेल जो उनका कि उसका इस्तेमाल किया गया था। सीजीआई ने कहा केवल इसलिए कि इसमें शेल का इस्तेमाल किया गया, ये अनिवार्य नहीं है जब तक कि परिणाम प्रदान ना किए जाएं। सिंपल परिणाम नहीं था कि वक्फ की प्रकृति बदल जाएगी, कि इसे वक्फ नहीं माना जाएगा। यानी कि उनका कि हाँ सिब्बल कि इसका कोई ये नहीं था कि इसको नहीं माना जाएगा, उसकी प्रकृति बदल जाएगी, ऐसा नहीं था। ये तर्क दिया गया कपिल सिब्बल की तरफ से। राजीव जी, कपिल सिब्बल यहाँ पे तर्क दे रहे हैं। सीजीआई सवाल कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई सवाल कर रहे हैं कि क्या पंजीकरण यानी रजिस्ट्री की कोई आवश्यकता थी? साफ साफ यहां पे कह रहे हैं कि ये सरकार कहती है, वे कहते हैं कि पिछले अधिनियम में, पिछला जो कानून था उसमें पंजीकरण की आवश्यकता थी, उसी समय से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता थी, जरूरत थी कि आप अपने प्रॉपर्टी का, क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं कराया, इसे वक्फ नहीं माना जाएगा। कई 100, 200 और 500 साल पहले बनाए गए थे। यहां पर साफ साफ कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आपने सरकार कह रही है कि अरे भाई, और ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं अमलेंदु जी, याद कीजिए आप, जिसमें सरकार कह रही है कि अरे 1995 में ये कानून बना हुआ था, आप 1923 में ये कानून था ऑलरेडी कि आप अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्री होगी उसकी, चाहे वो 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो, 200 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो, 500 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे हम वक्फ के तहत उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन? तो यहां पर सीजीआई पूछ रहे हैं कि क्या रजिस्ट्री की कोई जरूरत है? यहां साफ साफ, क्या रजिस्ट्री की जरूरत है? वक्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जरूरत है? तो यहां पर साफ कह रहे हैं कपिल सिब्बल, ये ऐसा था, लेकिन पंजीकरण न कराने पर कोई परिणाम नहीं था। वहां पर जरूरत कही गई थी कि जरूरत है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी तरह का वहां पर
पनिशमेंट नहीं है, मतलब उसकी प्रकृति नहीं बदल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वक्फ नहीं रहेगा, तो वो वक्फ नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। जी जी, इस पर सीजीआई ने कहा कि हम आपकी दलील को दर्ज करेंगे कि यदि पिछले अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं कराया गया तो परिणाम प्रदान नहीं किए गए। सिब्बल ने कहा कि अधिनियम में केवल यह कहा गया था कि यदि मुतवल्ली ने ऐसा नहीं किया तो परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई आदेश नहीं था कि इसे वक्फ नहीं माना जाएगा। तो इस पर सीजीआई ने कहा कि क्या हमें इसे दर्ज करना चाहिए? सिब्बल ने कहा हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अलग इसको किया सकता। सीजीआई ने कहा कि 2013 में वक्फ के पंजीकरण का प्रावधान था, मुतवल्ली को हटाने के अलावा गैर अनुपालन के लिए कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया था। यानी अगर मुतवल्ली उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है राजीव जी, तो मुतवल्ली को हटाने के अलावा और कोई इसका जो था वो दंड नहीं था, यानी वो संपत्ति जो वक्फ नहीं रह जाएगी ऐसा नहीं था। इसको अदालत ने दर्ज कर दिया। सिब्बल ने कहा चूंकि वक्फ के लिए वो जिम्मेदार है, मुतवल्ली जो है वक्फ के पंजीकरण के लिए, वक्फ के पंजीकरण के लिए, तो इसलिए वक्फ का चरित्र नहीं बदल जाएगा। लेकिन 2025 का अधिनियम जो है वो वक्फ का चरित्र ही बदल रहा है। बिल्कुल, यानी जो मुतवल्ली की गलती थी उसकी सजा ये वक्फ की प्रकृति को ही बदल दे रहा है कि वो वक्फ नहीं रहा 2025 का अधिनियम। जबकि पहले जो था अधिनियम उसमें उसकी प्रकृति नहीं बदलती थी, उसके लिए मुतवल्ली को हटाया जा सकता था चूंकि पंजीकरण कराने के लिए वो जिम्मेदार था और उसने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो इसलिए वक्फ की संपत्ति जो है उसकी प्रकृति नहीं बदल जाएगी, उसमें ऐसा था। और जो नया कानून जो है ये उसको बदल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ साफ है कि 2013 में यहां सीजीआई ने कहा कि 2013 में वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, बिल्कुल था। गैर अनुपालन के लिए मुतवल्ली को हटाने के अलावा कोई परिणाम नहीं दिया गया था। 2013 का जो कानून है उस कानून में जो उसमें संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट है, उसमें कहा गया है दोस्तों कि ये सीजीआई कह रहे हैं, जो अभी अमलेंदु जी बता रहे थे उसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं, तब तक बहस आगे बढ़ रही है यहां पर। और जो साथी बाद में जुड़े हैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोर्ट रूम नंबर 1 में जो बहस चल रही है इस वक्त वक्फ संशोधन कानून 2025 पर, उसमें जो बहस चल रही है, कपिल सिब्बल सामने हैं और उधर 2 जजों की बेंच है जो इनकी बातें दलीलें सुन रही है और सीजीआई धड़ाधड़ सवाल भी पूछ रहे हैं। सीजीआई यहां कह रहे हैं कि 2013 में जो कानून में संशोधन हुआ उसमें कहा गया था कि रजिस्ट्री का प्रावधान है, आपको वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्री करवानी है और अगर इसका गैर अनुपालन करेंगे आप तो मुतवल्ली जो है उसको हटाने के अलावा कोई और यहां पर परिणाम आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। मतलब इसके अलावा कोई भी आपके ऊपर किसी ढंग का कोई चार्जेस नहीं फिट होगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट मुतवल्ली को हटाने का, ये यहां पर कहा गया था। इस पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं क्योंकि ये वो वक्फ के रजिस्ट्री के लिए जिम्मेदार है मुतवल्ली, वक्फ का शरीर, और वहां मुतवल्ली को तो हटा दिया क्योंकि उसको रजिस्ट्री करवानी थी, लेकिन वक्फ का चरित्र नहीं बदल रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि रजिस्ट्री नहीं है तो सरकार उस जमीन को ले लेगी। यहां तो 2025 में सरकार उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को ले रही है क्योंकि आपकी रजिस्ट्री नहीं है। ये यहां पर सबसे, क्योंकि 2025 का जो कानून है वो पूरे के पूरे वक्फ के चरित्र को ही बदल दे रहा है। कैरेक्टर ऑफ वक्फ विल नॉट चेंज, उस समय था लेकिन अभी है कैरेक्टर 2025 का, जो कि कैरेक्टर ऑफ वक्फ बदल रहा है। यह सबसे बड़ी चीज है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल। और ये जो था कि सीजीआई ने पूछा कि 2013 से पहले क्या यूजर को वक्फ पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं थी। सीजीआई ने कहा कि 1900 पहले यूजर द्वारा वक्फ का पंजीकरण आवश्यक था। जस्टिस मसीह ने कहा कि आप सवाल नहीं समझे। सिब्बल ने कहा 1954 के बाद पंजीकरण अनिवार्य था। सीजीआई ने कहा कि यूजर द्वारा वक्फ के लिए भी, सिब्बल ने कहा मुतवल्ली को पंजीकरण कराना पड़ता था। सीजीआई ने कहा कि 1954 के बाद ही ये जरूरी हो गया। सिब्बल ने कहा कुछ भ्रम है, कृपया बताइए कि 1923 के बाद पंजीकरण जरूरी था। सीजीआई ने कहा कि इतना दबाव, सिब्बल ने कहा मुझे इतनी असंगत आवाजें सुनाई दे रही हैं। सीजीआई ने कहा कि पहले हम आपके प्रस्ताव को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी मेहता ने कहा श्री सिब्बल को लगातार परेशान किया जा रहा है। ये राजीव जी आगे अब बातचीत चलिए। जी, सिब्बल पर सवाल दागे जा रहे हैं। एसजी मेहता थोड़ा यहां चुटकी लेते हुए कह रहे हैं सिब्बल को लगातार परेशान किया जा रहा है। दरअसल सिब्बल ने कहा है कि अगर यूजर द्वारा वक्फ है तो आपको बताना होगा कि इसे किसने स्थापित किया। सीजीआई कह रहे हैं 2013 के दौरान यूजर द्वारा वक्फ के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं था। क्या ये सही है? तो इस पर सिब्बल ने कहा हाँ, ये बिल्कुल स्थापित प्रथा है और ये यूजर द्वारा वक्फ को पंजीकृत करने की जरूरत नहीं है। 2013 में सीजीआई ने कहा कि 2013 से पहले यूजर द्वारा वक्फ को पंजीकृत करने की जरूरत थी, इसे रिकॉर्ड किया गया है। बोले इसे रिकॉर्ड किया गया है कि 2013 से पहले यूजर के द्वारा वक्फ को पंजीकृत करने की जरूरत नहीं थी।
इसको ऑन रिकॉर्ड लिया गया है कि 2013 से पहले यहां पे एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस चल रही है। अमलेंदु जी, गर्मा गर्म बहस चल रही है और लगातार यहां पे बहस में कपिल सिब्बल सबसे आगे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एसजी मेहता भी बीच बीच में चुटकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल 1923 के बाद इट वाज नेसेसरी, ये पूछ रहे हैं कि क्या 1923, जी हां 1923 सीजीआई पूछ रहे हैं, तो 1923 के बाद यह जरूरी था क्या, रजिस्ट्री जरूरी थी? इस पर सिब्बल कह रहे हैं कोई दो तारीखें नहीं हैं, 1904 और 1958 ये प्राचीन स्मारक अधिनियम, संरक्षण अधिनियम दोनों प्राचीन यानी पुराने स्मारकों से संबंधित हैं। जब 1904 का अधिनियम आया तो जो अधिनियम ने उस अधिनियम को हस्तक्षेप नहीं किया गया। एग्जाम्पल के लिए जामा मस्जिद सरकार कह सकती है कि वो इसे संरक्षित कर सकती है और इसीलिए अधिसूचित कर सकती है कि इसे प्राचीन स्मारक घोषित किया जा सकता है। कोई स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया गया। यहां पर जो एएसआई के अंदर जिन बिल्डिंग्स को दिया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप जानते हैं, उनके अंदर जो बिल्डिंग्स दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो वक्फ है वो बिल्डिंग के रख रखाव की जिम्मेदारी है उनकी। लेकिन वक्फ अगर है तो वो वक्फ की ही है प्रॉपर्टी को नहीं बदला गया है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं यहां पर अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव, बिल्कुल उनका साफ कहना है कि जो संरक्षित इमारतें हैं उनको मतलब जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको संरक्षित करने का जो अधिनियम भी आया 1954 में, उसमें भी ये था कि सरकार उसका रखरखाव कर सकती है, लेकिन उसकी वक्फ की संपत्ति जो है वो वक्फ नहीं रहेगी, ये नहीं कर सकती है। यानी 1954 के कानून में स्पष्ट था कि जो पुरानी इमारतें हैं, जो वक्फ हैं, उनका संरक्षित करने का अधिकार एएसआई के पास है, उसको संरक्षित कर सकती है, लेकिन वो संपत्ति रहेगी वक्फ ही, वो वक्फ की ही संपत्ति है। उसकी आप प्रकृति नहीं बदल सकते। यानी आप उसको सरकारी संपत्ति घोषित नहीं कर सकते, आप उसको जो है निजी संपत्ति घोषित नहीं कर सकते, आप उसका विक्रय नहीं कर सकते, वो रहेगी वक्फ की संपत्ति। केवल आप उसका मेंटेनेंस जो है वो कर सकते हैं। जैसे मुतवल्ली करता था तो मुतवल्ली की जगह एएसआई आ गया, सिर्फ इतना अंतर है। यानी मुतवल्ली एक व्यक्ति था जो वक्फ की तरफ से नियुक्त किया गया था, वो ना होकर सरकार उसकी मुतवल्ली हो गई, सिर्फ इतना हो सकता था। और वो भी जो प्राचीन इमारतें थी उनके ऐतिहासिक रखरखाव के लिए। ये कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी है राजीव जी। जी, कपिल सिब्बल लगातार अपनी बात रखते हुए यहाँ पे, और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वक्त पे सुनवाई शुरू हो चुकी है। लगभग आपको बता दूं आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और कपिल सिब्बल और सीजेआई इन दोनों के बीच दलीलें पर दलीलें, सीजेआई जो हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, वो सवाल पूछ रहे हैं और कपिल सिब्बल दलील दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। और कपिल सिब्बल अपनी बात 1958 के एक्ट को भी लेके आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। कपिल सिब्बल यहाँ पे सबसे पहले सिब्बल कह रहे हैं कि अगर ये प्राचीन स्मारक है तो अब इसका पूर्ण अधिग्रहण और निरीक्षण किया जाना चाहिए। यहाँ बात हो रही है, सीजीआई कह रहे हैं क्या आपको वहां जाने और प्रार्थना करने से रोक दिया गया है? जब प्रॉपर्टी की बात अमलेंदु जी और बात जो है वो वक्फ की, दोनों में अलग अलग अंतर है। और लेकिन यहां पर सीजेआई पूछ रहे हैं कि आर यू स्टॉप फ्रॉम गोइंग देयर एंड प्रे, ये सवाल यहां पूछा जा रहा है। फिर यहां पर क्या हमें यह दर्ज करना चाहिए कि 1904 और 1958 का जो के अधिनियम के तहत प्राचीन संरक्षित स्मारक और क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने पर क्या ये आपके अभ्यास करने के अधिकार को भी छीन लेता है? यानी वहां पर आप अगर पूजा करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, क्या 1904 का जो अधिनियम है और 1958 का अधिनियम है उस अधिकार को भी छीन लेता है? क्योंकि अधिनियम के तहत प्राचीन जो पुराने हैं, एंशिएंट जिसको कहते हैं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जिसे संरक्षित स्मारक कहते हैं, और एरिया यानी क्षेत्र, इन तीनों को अंडर 1904 एंड अंडर द एक्ट ऑफ 1958, इन दोनों के कारण क्या आपके वहां पर पूजा पाठ, नमाज, इबादत ये सब करने के लिए रोका जाता है? ये पूछा गया है यहां सीजीआई की तरफ। ये पूछा, इसमें जोड़ा फिर सीजीआई ने कि मैं खजुराहो गया था हाल ही में, जहां पुरातत्व विभाग के संरक्षण में अभी भी वहां मंदिर है और सभी वक्त वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। यानी कि जो वक्फ की संपत्ति है राजीव जी, इसका सीधे सीधे मतलब ये निकाला जाए, अगर वो 1400 साल पुरानी है और अगर वहाँ मस्जिद थी, नमाज पढ़ी जाती थी, यहाँ वहाँ कब्रिस्तान था या कुछ भी था,
जाएगा तो वहाँ आपके उस पूजा के अधिकार को या वहाँ जो आपकी धार्मिक क्रियाकलाप थे उनको 1904 और 1958 के अधिनियम के तहत आप इसको रोक नहीं सकते। ये एक तरीके से कहा जस्टिस गवई ने, यानी कि एक तरीके से कहा जाए जो सवाल पूछा कपिल सिब्बल से उसका उत्तर भी खुद जस्टिस गवई ने दे दिया कि 1904 और 1958 का जो अधिनियम है उसके तहत अगर कोई प्राचीन संरक्षित स्मारक क्षेत्र के रूप में घोषित भी किया जाता है तो ये आपके वहाँ जो आपके धार्मिक अधिकार हैं, आपके पूजा करने के अधिकार हैं या जो भी आपके अधिकार हैं उसको छीन नहीं लेता है। ये एक तरीके से स्पष्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहले कह रहे हैं सीजेआई की जब मैं खजुराहो गया, जो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे, थोड़ा उसको और एलोबरेट करता हूं। कह रहे हैं कि अभी पिछले दिनों में सीजेआई बीआर गवई खजुराहो गए, बोले मैंने हाल ही में खजुराहो का दौरा किया और जो कि ऑलरेडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और अभी भी वहां मंदिर है और सभी भक्त वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, ये कहा उन्होंने सीजेआई ने। तो इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि लेकिन मेरा मामला जो माय केस, मेरा मामला कि ये जो प्रावधान है, ये जो नया जो कानून आया है वो लेके आ रहे हैं वक्त पे, कि जो कानून आया है वो संविधान के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। ये यहां पर साफ साफ कहा कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, ये कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25, ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल। इस पर सीजीआई कह रहे हैं कि नागरिकों के अपने राइट ऑफ सिटीजन्स टू कंटिन्यू विद देयर रिलीजियस प्रैक्टिस will be taken away and therefore violative। यहां पर साफ साफ कि नागरिकों के अपने धार्मिक अभ्यास को यानी कि आप पूजा पाठ करें उसको जारी रखने का अधिकार कोई छीन नहीं पाएगा, छीना नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 25 और 26 हमारे संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। और एसजी मेहता जी इसको रिकॉर्ड करिए, ये बात यहां पर कहा है कही है सीजीआई ने। एसजी मेहता कह रहे हैं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से गलत है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो इस पर सीजीआई ने कहा वी आर नॉट आस्किंग दैट, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये तथ्यात्मक रूप से सही है या गलत है। फटकार लगाई यहां सीजीआई ने कि एसजी मेहता जी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये तथ्यात्मक रूप से यानी फैक्चुअली ये गलत है या सही है, हम आपको कह रहे हैं दिस इज माय ऑर्डर कि आप इसको रिकॉर्ड कीजिए और आप इसको रिकॉर्ड कीजिए कि आप अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 25 और 26 किसी को भी पूजा पाठ करने से, मंदिर जाने से और मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। मंदिर के संपत्तियों का आप हरण नहीं कर सकते, आप अपने कब्जे में नहीं ले सकते। इसलिए 25 और 26 जो संविधान का आर्टिकल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप यहां रिकॉर्ड कीजिए। एसजी मेहता ने कहा कि फैक्चुअली इनकरेक्ट, इसलिए उन्होंने डांटा कि ये हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कि आप हमको करेक्ट कीजिए, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं, मतलब आप हमको एक ज्ञान दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं, आप अपना काम कीजिए। और फिर कहा सिब्बल ने कहा कि जो इस प्रस्ताव के अनुसार 1904 और 1958 के अधिनियम के तहत धार्मिक पूजा का मेरा अधिकार सुरक्षित है, यानी 1904 और 1958 के जो अधिनियम है उनके अनुसार मेरा जो पूजा का अधिकार है वो सुरक्षित है। सीजीआई ने कहा कि उक्त अधिनियम के तहत धार्मिक अभ्यास का अधिकार सुरक्षित है। साफ तौर पर कहा कि ये मतलब ये अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन जो है वो ये नया कानून जो वो करता है और ये छीनता है, और जो उक्त अधिनियम थे यानी 1904 और 58 के जो थे ये धार्मिक अधिकार का जो धार्मिक अभ्यास का अधिकार है वो उसको सुरक्षित रखता है। यानी कि नया कानून जो है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है ये मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है, ये एक तरीके से सीजीआई ने कहा। राजीव जी जी बिल्कुल 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 साफ साफ कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस प्रस्ताव के अनुसार जो ये जो कानून है वक्फ कानून, इस कानून के अनुसार 1904 और 1958 में जो एक्ट 1904 एंड एक्ट ऑफ 1958 ये दोनों अधिनियम के तहत धार्मिक पूजा का मेरा अधिकार सुरक्षित है। इन दोनों एक्ट जो दोनों बने हैं उस समय जो अधिनियम बना, उस कानून बना, बाद में उस कानून के आधार पर हमको पूजा का अधिकार है, यानी हमारे पूजा के करने का अधिकार, इबादत करने का अधिकार, प्रे करने का अधिकार जो है उसको आप नहीं छीनते हैं, यानी ये हमारा कानून जो है हमको उसका अधिकार देता है। सीजीआई ने कहा कि उक्त अधिनियम के तहत धार्मिक अभ्यास का अधिकार सुरक्षित है। कपिल सिब्बल ने कहा बिल्कुल, लेकिन यहां पर
जो अब नया जो कानून है वक्फ कानून 2025, उसके आधार पे अब आ रहे हैं। यहां पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि यहां पर धारा 3D जो इसमें जो सेक्शन 3D है, वो उसमें जो 25 का वह अधिनियम है, वो अगला प्रस्ताव है कि वक्फ बनाने से पहले मुस्लिम के रूप में 5 साल तक आपको अभ्यास करना होगा जी। इसका फैसला कौन करेगा कि मैंने 5 साल मुस्लिम बनने के लिए अभ्यास किया कि नहीं किया? कौन करेगा आखिर फैसला? ये सिब्बल साहब पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि वे घर वापस आएंगे और ये 3R है, ये सेक्शन 3R है। अगर मैं अपनी मृत्युशैया पर हूं तो मुझे उन्हें प्रदर्शित करना होगा। अगर मैं मर रहा हूं तो मुझे दिखाना होगा कि मैं मर रहा हूं, और मैं 5 साल से प्रैक्टिस मुस्लिम और अपने आप में ये अपने आप में असंवैधानिक है जी। ये अपने आप में असंवैधानिक है। ये आर्टिकल 25-26 के तहत मेरा अधिकार है कि आप इसे परिभाषा के माध्यम से ले जाते हैं। मतलब आर्टिकल 25-26 का फिर से यहां पर एग्जांपल दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि आपने जो 3D बनाया है और 3R है आपका, इस कानून का, वक्फ कानून की जो धारा 3D और धारा 3R, ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक है और इस पर यहां बहस चल रही है। और यहां पर SC और ST उन क्षेत्रों में इन संपत्तियों को वक्फ 3E नहीं घोषित किया जाएगा, यह भी है। यहां पर देखिए 3D, 3E, 3R, ये 3 अलग अलग सेक्शंस, एक सेक्शन 3 उसके जो उपधाराएं हैं जिसमें D है, E है और R है, इन तीनों का जिक्र हो रहा है। SC ST का जो संपत्ति है SC ST का, उसमें कहा गया है कि इसे वक्फ घोषित नहीं किया जाएगा। हाँ, यानी जो राजीव जी, जो SC ST अधिसूचित क्षेत्र होते हैं उनमें जो संपत्तियां होंगी तो उन संपत्तियों को वक्फ जो है, जो धारा 3E है, इसके तहत वक्फ घोषित नहीं किया जाएगा। उसको पढ़ के सुनाते हैं सिब्बल, और सिब्बल कहते हैं कि पहली नज़र में तो ये अधिग्रहण है, हमने सभी मुस्लिम आबादी के जनजातियों को अनुसूचित कर दिया है, यानी उसमें जितनी भी मुस्लिम आबादी थी हमने उसको सबको अनुसूचित कर दिया है। तो CGI ने कहा कि क्या पहले बनाए गए सभी वक्फ भी इसमें शामिल हैं? जी, सिब्बल ने कहा हाँ, इसमें वो भी शामिल है, यानी जो पहले जो वक्फ बनाए जा चुके हैं वो भी जो SC ST उसमें आते हैं उसको भी जो है वो अलग कर दिया जाएगा, यानी वो नहीं रह जाएंगे एक तरीके से वक्फ। ये नया कानून करता है राजीव जी, ये कपिल सिब्बल ने स्पष्ट जी। पहली नज़र में तो ये अधिग्रहण है, हाँ। पहली नज़र में ये अधिग्रहण है। ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल, हमने सभी मुस्लिम आबादी के जनजातियों को अनुसूचित कर दिया है। वी हैव गिवन शेड्यूल्ड ऑफ ट्राइब्स ऑफ ऑल मुस्लिम पॉपुलेशन। यहां पर ये कह रहे हैं, तो क्या पहले बनाए गए सभी वक्फ भी ऐसे ही हैं? ऑल वक्फ क्रिएटेड अर्लियर विल ऑल्सो गो। यहां सवाल पूछे जा रहे हैं अब CGI की तरफ से, जवाब आ रहा है कपिल सिब्बल की तरफ से। तो एक गंभीर मसले पे यहां चर्चा हो रही है और यह बहस एक अलग दिशा में जा रही है जहां बहुत पेचीदगियां नहीं हैं, लेकिन कानून की बात और कानून के तहत कानून की परतों को खोलने का बहुत ही मजेदार बातचीत चल रही है। अमलेंदु जी, बहुत मजेदार चल रही है, बहुत मजेदार चल रही है। और कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार जो है, ये जो अधिनियम है नया जो 2025 का, इसके धारा 9 के तहत इन केंद्रीय वक्फ परिषद के कारण छीन लिया गया, क्योंकि बहुमत वाले सदस्य गैर मुस्लिम हैं। तो इस पर CGI ने कहा कि हो सकता है या होगा, रिकॉर्ड प्रस्तुत करें। सिब्बल ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड की गणना और धारा 14 संरचना पर 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम पहले विभिन्न संगठनों द्वारा चुने जाते थे, अब सब मनोनीत होंगे, यानी कि अल्पसंख्यक जो है, जो उसमें मुस्लिम होते थे वो अल्पसंख्यक हो गए, और अब सब जो है पहले तो चुनकर आते थे, अब सब जो है वो उसमें चुनकर नहीं आएंगे, वो सारे मनोनीत होंगे। ये जो है वो इसमें नया अधिनियम में किया गया है। बोर्ड की जो बात है उसमें साफ 14 जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड, उसमें बता रहे हैं कि 12 गैर मुस्लिम होंगे, 14 में से 12 गैर मुस्लिम होंगे और 24 टोटल 24 और 10 मुस्लिम होंगे। ये जो राज्य वक्फ बोर्ड की बात हो रही है उसकी धारा 14 जो है वो सेक्शन 14 कह रहा है, जो कंपोजिशन ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड, उसके बारे में यहां बता रहे हैं कपिल सिब्बल कि आप टोटल 24 में से
टोटल 22 में से 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम को अलग अलग संगठनों से आप लाने का मनोनीत करने की बात कर रहे हैं। ये वही है जो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों को लेकर जो आपत्ति है उस पे, और इसके तहत फिर यहां पर जस्टिस मसीह ने अपनी बात रखी है। जस्टिस मसीह, जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह, जो इसी पीठ के, इसी बेंच के दूसरे साथी हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय परिषद के तहत भी ऐसे ही होगा क्या, अंडर सेंट्रल काउंसिल ऑफ वक्फ बोर्ड भी ऐसे ही होगा। तो इन्होंने कहा, सिब्बल ने कहा, हां वहां भी गैर मुस्लिम हैं, सभी मनोनीत एक तरह से वे वैचारिक रूप से वक्फ पर कब्जा करते हैं। वैचारिक रूप से जो मनोनीत होंगे वो वक्फ पर कब्जा करने के लिए होंगे। साफ साफ इन्होंने कहा कि हां बिल्कुल सही कह रहे हैं, 7 होंगे, उसमें 7 हैं, और 7 यस 7 ऑल नॉमिनेटेड इन अ वे दे कंसेप्चुअली कैप्चर वक्फ। ये साफ साफ यहां कपिल सिब्बल ने कहा है कि हां बिल्कुल आप जस्टिस मसीह आप सही कह रहे हैं मिलॉर्ड, और यहां पे वही होने जा रहा है और इसीलिए यहां चिंता है। ये बात यहां कही जा रही है कपिल सिब्बल की तरफ से। तो एक इंपॉर्टेंट पहलू पे चर्चा और लगातार चर्चा हो रही है। अमलिंदु जी आगे क्या है? हाँ राजीव, कपिल सिब्बल ने कहा कि धारा 23 जो है वो सीईओ को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है और वह गैर मुस्लिम हो सकता है। ये धारा 23 जो है नए अधिनियम की, वो कहती है। जस्टिस मसीह ने कहा कि इसका उल्लेख गैर मुस्लिम नहीं है। सिब्बल ने कहा कि पहले था, विशेष उल्लेख है कि यह मुस्लिम होना चाहिए। इस पर सिब्बल ने अपनी बात रखी, और ये जो केंद्रीय परिषद है उसमें भी गैर मुस्लिम का मतलब वर्चस्व होगा, ये नया अधिनियम करता है। इसको लेकर कपिल सिब्बल ने बताया, उस पर जस्टिस मसीह जो थे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, और इसको लेकर जो है वो कपिल सिब्बल ने अपनी राजीव जी बात रखी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें साफ साफ है कि धारा 23 जो है उसमें कहा गया है कि सीईओ जो है उनको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है। अब इसमें देखिए ये जो नया अब ये वक्फ नियम जो बना है, कानून बना है, उस कानून का जो नियम नंबर यानी धारा नंबर या सेक्शन नंबर 23 है, उसके आधार पर वक्फ का सीईओ होगा, चीफ ऑफिसर जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा सीईओ, उसको राज्य सरकार मनोनीत करेगी, नियुक्त करेगी, और वो गैर मुस्लिम हो सकता है, सिब्बल कह रहे हैं। तो यहां पर जस्टिस मसीह पूछ रहे हैं, इसमें गैर मुस्लिम का उल्लेख नहीं है, वो कह रहे हैं। तो यहां पे गैर मुस्लिम का उल्लेख तो नहीं है, इट्स नॉट मेंशन्ड नॉन मुस्लिम। तो इस पर सिब्बल साहब कह रहे हैं कि पहले विशेष उल्लेख है कि यह मुस्लिम होना चाहिए। यहां पहले विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया था, पहले था कि मुस्लिम ही होना चाहिए, अब पहले था। हाँ। लेकिन यहां पर बड़ा तरीके से उसको हटा दिया गया। और सिब्बल ने कहा कि ये धीरे धीरे आरोप लगाकर, मतलब कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं, आरोप लगाकर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश है, यानी वक्फ की संपत्तियां जो है उन पर कब्जा करने की कोशिश है। मोटे तौर पर ये मुद्दे हैं। सीजीआई ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए जब तक कि आप कोई बहुत ही स्पष्ट मामला नहीं बनाते, अन्यथा कानून की संवैधानिकता के मामले में अनुमान लगाया जाना है। सिब्बल ने कहा कि हमें प्रथम दृष्टया मामला बनाना होगा, और अगर इन प्रावधानों को सक्रिय किया गया तो अपूरणीय क्षति होगी। यानी कि अगर जो ये कानून है, अगर इसके प्रावधानों को लागू किया गया तो अपूरणीय क्षति होगी, और यानी जो एक तरीके से वक्फ पे कब्जा करना चाहती है सरकार, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। इसलिए इसको जो है अंतिम राहत पूरे कानून पर आवश्यकता है। ये कपिल सिब्बल का तर्क है राजीव जी। कपिल सिब्बल चाह रहे हैं कि इस कानून पर रोक लगे, सीधे सीधे शब्दों में, और कह रहे हैं सिब्बल साहब कि हमें प्रथम दृष्टया मामला बनाना होगा, इसको मामला बनाना होगा, और अगर इन प्रावधानों को सक्रिय किया जाएगा तो अपूरणीय क्षति होगी। जो इसमें कानून इसमें जो दिया गया है, जो इस कानून के प्रावधान हैं, उसको अगर लागू किया गया तो बहुत क्षति हो सकती है मिलॉर्ड। इसलिए इसको मामला बनाइए, और इस कानून, क्योंकि मामला इसलिए बनाने की बात यहां कही जा रही है क्योंकि अभी मात्र 3 बिंदुओं पर चर्चा करने की बात आई थी। अब कहा जा रहा है कि नहीं, इस पूरे कानून को मामला बनाकर कानून को ही चुनौती दी जा रही है, और कानून पे ही चर्चा होनी चाहिए, कानून के अलग अलग प्रावधानों पे चर्चा होना चाहिए, एक एक सेक्शन पे चर्चा होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 1 से लेकर के जितने सेक्शन है उस पे चर्चा होनी चाहिए। यहां कपिल सिब्बल कह रहे हैं। सिब्बल ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार, कलेक्टर से ऊपर सरकार और वक्फ के बीच प्रावधान तय करती है तो यह अपूरणीय क्षति होगी, अगर कलेक्टर से ऊपर कोई भी करती है। फिर इस पे सीजीआई कह रहे हैं कलेक्टर के फैसले की अंतिम जो फैसला है क्या वो कलेक्टर का है। सिब्बल कह रहे हैं कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और जब वो वक्फ में बदलाव की प्रकृति पर विचार कर रहा है, यह 3C का प्रावधान है कि वक्फ में बदलाव की प्रकृति, ये
मेनली अमलेंदु जी जो सेक्शन 3 है, अब देखिए सेक्शन 3 का अब प्रावधान सी आ गया। अभी तक हम लोगों ने डी, ई और आर पे चर्चा की। जी डी, ई और आर, अब सी भी आ गया है, यानी 3C, 3D, 3E, 3R, इन चारों प्रावधान मतलब इस सेक्शन 3 की जो उपधाराएं हैं C, D, E, R, इन सबको चुनौती और इन सबको लेकर के कहां यहां पर लूप होल्स हैं वो बता रहे हैं यहां पर कपिल सिब्बल। और ये इस पर सीजेआई अपनी बात लगातार रख रहे हैं, पूछ रहे हैं। आगे चर्चा जारी है और बहुत ही गंभीर चर्चा चल रही है यहां पे। अमलेंदु जी आगे क्या कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? कपिल सिब्बल ने फिर आगे कहा कि ये जो कहा गया है कि जांच करेंगे इस आधार पर कि संपत्ति है या नहीं, संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। इस पर सीजेआई ने कहा कि लंबित रहने के दौरान वक्फ संपत्ति को छीना जा सकता है क्या? जस्टिस मसीह ने कहा कि क्या बिना घोषणा के? सिब्बल ने कहा कि वहां कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। सीजीआई ने कहा कि लंबित मतलब कोई मामला लंबित रहने के दौरान क्या वे संपत्ति पर कब्जा करने के हकदार हैं? ये सवाल जो सीजीआई ने पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर कहा है, पूछा गया है दोनों जजों की तरफ से, सीजीआई भी और जस्टिस मसीह की तरफ से भी, दोनों की तरफ से यह बात कही गई है कि क्या बिना किसी घोषणा के, बिना अनाउंसमेंट, विदाउट एनी डिक्लेरेशन किसी की संपत्ति को छीन लिया जाएगा? विदाउट एनी डिक्लेरेशन जस्टिस मसीह ने पूछा है। और क्या अगर ड्यूरिंग पेंडेंसी द वक्फ प्रॉपर्टी कैन बी टेकन अवे? पेंडेंसी अगर है कि कहीं वहां जांच चल रही है, कुछ और चल रहा है और लंबित है मामला, तो क्या वक्फ संपत्ति को छीन लिया जाएगा? यहां पर ये दो सवाल पूछे गए हैं सीजीआई की तरफ से। और इधर यहां पर तब यहां सिब्बल कह रहे हैं देयर इज नो एडजुडिकेटिव प्रोसेस, जी हां, कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है यहां पर। साफ साफ अगर जुरिडिक्शन के अंदर है तो मामला कुछ और, यहां पर मामला ही नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, यहां कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, यहां कह रहे हैं अमलेंदु जी सिब्बल। हाँ बिल्कुल, सिब्बल यही कह रहे हैं कि मतलब एक तरीके से ये है कि वहां अगर पहुंच गया कलेक्टर के पास और कलेक्टर उसकी जांच कर रहा है तो सरकार उस पर कब्जा कर सकती है, यानी जांच रहने के दौरान भी सरकार उस पर कब्जा कर सकती है। इस पर सीजीआई चकित हो गए कि मतलब मामला लंबित रहने के दौरान भी वक्फ संपत्ति को छीना जा सकता है। और जस्टिस मसीह ने कहा कि बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी घोषणा के, सिब्बल ने कहा कि हाँ वहां कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है इसके लिए, यानी लंबित रहने के दौरान वे संपत्ति पर कब्जा करने के हकदार हैं। इस पर सीजीआई ने सवाल किया कि यानी ये कानून जो है ये सरकार को ये अधिकार दे देता है कि कोई मामला लंबित है इसके दौरान भी ये जो है वो उस पर कब्जा कर सकते हैं। यानी कि राजीव जी जो एक सीधा एक जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें यह कि अगर कोई मामला सब जुडिस है तो उस सब जुडिस मामले के दौरान किसी को कब्जा करने का या उसकी प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह अधिनियम जो है वो सरकार को दे देता है अधिकार कि आप जो है मामला लंबित रहने के दौरान भी आप उस संपत्ति पर कब्जा भी कर सकते हैं और उसकी आप प्रकृति में बदल सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि यह नहीं है। सिब्बल ने इसमें कहा कि कानून में यह तय नहीं है कि जांच क्या होगी, जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तो राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाएगा और बोर्ड को यह दर्ज करने का निर्देश दिया जाएगा कि संपत्ति अब वक्फ संपत्ति नहीं है। तो सीजीआई ने पूछा कि राजस्व रिकॉर्ड और बोर्ड रिकॉर्ड में संशोधन करना होगा क्या? सिब्बल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के बिना 2025 के अधिनियम के अनुच्छेद 83 के तहत न्यायाधिकरणों के गठबंधन के गठन से संबंधित है। अब एक बार 3C होने के बाद यह वक्फ नहीं है, मैं व्यथित हो जाता हूं और मुझे न्यायाधिकरण जाना पड़ सकता है, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यानी सरकार को न्यायाधिकरण जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे जो है वो न्यायाधिकरण जाना पड़ेगा, चूंकि अधिनियम के 83 के तहत जो न्यायाधिकरणों का गठन है वो एक बार 3C हो गई तो उसके बाद ये वक्फ संपत्ति नहीं रहेगी, सरकार कब्जा कर लेगी और मुझे न्यायाधिकरण में जाकर भटकना पड़ेगा। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर बिल्कुल साफ साफ कि ये राजस्व का मामला बन जाएगा। कानून में यह तय नहीं है कि जांच क्या होगी, जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तो राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाएगा और बोर्ड को यह दर्ज करने का निर्देश दिया जाएगा कि संपत्ति अब वक्फ की संपत्ति नहीं है। यह बात यहां कपिल सिब्बल साफ साफ कह रहे थे कि राजस्व विभाग को के रिकॉर्ड में संशोधन करके इसको बता दिया जाएगा कि अब यह संपत्ति, बोर्ड को निर्देश ऑर्डर दे दिया जाएगा कि यह संपत्ति अब आपकी जो संपत्ति है महाशय, यह संपत्ति अब वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो इस पर सीजीआई कह रहे हैं कि तब तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसको के बोर्ड, राजस्व विभाग और बोर्ड के रिकॉर्ड में संशोधन करना होगा। बोले बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया के बिना, बोल रहे हैं 2025 का जो अधिनियम है उसके 83 के तहत
न्यायाधिकरणों के गठन से संबंधित अब एक बार 3C होने के बाद यह वक्फ नहीं है, मैं व्यथित हो जाता हूं और मुझे न्यायाधिकरण जाना पड़ता है, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये बातें यहां पर कही जा रही हैं। और राजीव जी, आगे सिब्बल ने कहा कि इस प्रक्रिया में 5 से 10 साल लग जाएंगे और अगर मेरे पक्ष में फैसला आ भी जाता है, मतलब न्यायाधिकरण का, तो भी वक्फ की प्रकृति बदल जाएगी। यानी मेरे पक्ष में फैसला आ भी गया, लेकिन चूंकि कलेक्टर साहब पहले उसे घोषित कर चुके हैं कि वक्फ संपत्ति नहीं है, तब तक उसकी प्रकृति बदल गई। मेरे पक्ष में फैसला आया, अब क्या होगा? सीजीआई ने कहा कि इसको रिकॉर्ड किया जाए। सीजीआई ने कहा कि धारा 83 के दौरान संपत्ति की स्थिति बदल जाती है, सरकार द्वारा क्या ऐसा किया गया है? सिब्बल ने कहा कि हाँ, मुझे ट्रिब्यूनल जाना होगा। सीजीआई ने फिर इसको रिकॉर्ड में लिया। बहुत बड़ी बात यहां पर एक मजेदार है। सीजीआई कह रहे हैं मिस्टर मेहता यानी कि एसजी सॉलिसिटर जनरल ने यहां पर 3 प्रस्ताव रखे हैं, अब तो 10 हो गए। यानी जो कपिल सिब्बल जो अलग अलग पॉइंट्स रख रहे हैं, इस हिसाब से 3 नहीं बल्कि 10 प्रस्ताव हो गए। तो इस पर सिब्बल कह रहे हैं कि मेरे पास 11, उनके पास यानी तुषार मेहता के पास 11 इसके सॉल्यूशंस होंगे। 10 कह रहे हैं, आप 11 सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि वो आए ही हैं सॉल्यूशन बताने के लिए। यहां पे बहुत थोड़ा हंसी मजाक, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण, कि अब सीजीआई कह रहे हैं कि हम लोग 3 बिंदुओं पे बात कर रहे थे, यहां 10 बिंदु ऑलरेडी हो गए, 10 पॉइंट हो गए जिनको ऑन रिकॉर्ड हम ले रहे हैं। एक अच्छी चीज यहां पे हम लोग देख रहे हैं, अमलेंदु जी की बहस हो रही है, साथ साथ ऑन रिकॉर्ड भी कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड लीजिए। सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आती जा रही है, जो भी कपिल सिब्बल तक दी है वो सारे ऑन रिकॉर्ड आते जा रहे हैं। और खुद सीजीआई जो वो कह रहे हैं कि इनको ऑन रिकॉर्ड लिया जाए। और जो तुषार मेहता है एसजी, उनसे पूछ भी रहे हैं कि सरकार ने ऐसा किया, आप हमको ज्ञान मत दीजिए, बताइए किया या नहीं किया, हम इसको ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये कहा नहीं उन्होंने कि आप हमें ज्ञान मत दीजिए, लेकिन ये मतलब उसका आशय समझा जा सकता है कि आप हमको ज्ञान मत दीजिए, सिर्फ आप इतना बताइए कि सरकार ने ऐसा किया कि नहीं किया, हम इसको रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। तो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड पर लेते जा रहे हैं। और कुछ बेचैन से नज़र आते हैं राजीव जी इस समय, जो मेहता साहब हैं वो इसको लेकर कुछ बेचैन से नज़र आते हैं। और सीजीआई ने कहा कि मिस्टर मेहता कि अब तो 10 जो है वो हो गए इसको लेकर। तो सिब्बल ने कहा कि 10 हो गए बिंदु, लेकिन वहाँ तो 11 जो है वो उनके पास समाधान होंगे, क्योंकि मेहता साहब जो चाहते थे वो केवल 3 बिंदुओं पर ही पूरी बहस चले। लेकिन सिब्बल ने जो तर्क रखे वो अब तक 10 जो है वो पॉइंट्स वो ऑन रिकॉर्ड ले चुके हैं। यानी राजीव जी, अब जो इंटरिम राहत आएगी, अगर जो भी आती है या कानून निरस्त होता है, जो भी इस पर फैसला आएगा, वो केवल 3 बिंदुओं पर नहीं होगा, वो विस्तृत होगा, व्यापक होगा, चूंकि 10 बिंदु तो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर लिए जा चुके हैं। तो यानी जो इंटरिम ऑर्डर होगा अब वो 10 बिंदुओं पर भी हो सकता है, इससे ज्यादा पर भी हो सकता है, पूरे कानून पर हो सकता है। ये अब हो सकता है, ये अब जो बहस चलेगी आगे उससे ये समझ में आता है। इसमें साफ साफ कपिल सिब्बल ने अलग अलग बिंदुओं, अलग अलग प्रावधानों का उल्लेख किया है। सिब्बल ने यहां डिफरेंट प्रोविजंस को रेफर किया है और इसके अलग अलग बिंदुओं को, अलग अलग धाराओं को कपिल सिब्बल ने जोरदार तैयारियों के साथ इस बहस को यहां तक पहुंचाया है, जिसमें मात्र 3 पॉइंट नहीं बल्कि 10 पॉइंट वह रख चुके हैं अलग अलग तथ्यों के साथ। और उसमें 1904 के प्रावधान, जिसमें किसी भी प्रॉपर्टी के संरक्षण का मामला है, जो एक्ट 1904 1904 एक्ट 1958, इन दोनों का जिक्र किया गया। और यहां पर सीजीआई ने साफ साफ कहा कि हां, मैं भी खजुराहो गया था, लेकिन वहां पूजा करने का अधिकार तो है, लोग आके पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या इस प्रावधान के बाद वहां पूजा पाठ पे भी रोक लग जाएगी? क्योंकि यहां पर कहा साफ साफ, उसमें चाहे वो सेक्शन 3C हो, सेक्शन 3D हो, चाहे E हो या R हो, इन सब का जिक्र करते हुए बार बार, और उसके अलावा आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 25 और 26 का जिक्र आया, और जिसका उल्लेख यहां पर खुद सीजीआई ने किया, जिसका रेफरेंस के रूप में जिसको यूज किया कपिल सिब्बल ने भी, जस्टिस मसीह ने भी बहुत सारे सवाल पूछे। ये सवाल, और यहां पर कपिल सिब्बल अपनी बात रखते हुए सीजीआई के सामने, और एक नहीं बल्कि 10, और उसके बाद सीजीआई ने पूछा तुषार मेहता से कि आप तो लेकर आए थे 3 पॉइंट, यहां चर्चा रख दी इन्होंने 10 पॉइंट की। तो कपिल सिब्बल ने कहा 10 नहीं महाशय, मिलॉर्ड, उनके पास 11 अगर दे दीजिए तो 11 के सॉल्यूशन होंगे। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बात कही है, और अब यह बात आगे और बढ़ रही है जरा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी बीच बीच में थोड़ा सा उसी अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। बात आगे बढ़ रही है। अमलेंदु जी, चर्चा
कोर्ट रूम नंबर 1 में जारी है और यहां पर बहस चल रही है। कुछ पॉइंट्स और लगभग 50% पॉइंट्स को यहां पर सीजेआई ने ऑन रिकॉर्ड लिया है, सबसे बड़ी बात है। जी हाँ, सबको ऑन रिकॉर्ड लिया है राजीव जी। और कपिल सिब्बल ने अब जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं इस अधिनियम के वो सब बताना शुरू किए हैं। और सिब्बल ने कहा है कि जो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे जो हैं, मतलब धीरे धीरे उन पे उनका अधिग्रहण शुरू हो चुका है नए कानून के तहत। उन पे मतलब कब्जे एक तरीके से किए जा चुके हैं। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि कलेक्टर के पास गई कोई शिकायत, कलेक्टर ने उस पर संज्ञान ले लिया और उसको डिनोटिफाई कर दिया कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, तो फिर चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, चाहे कब्रिस्तान हो, यानी वो संपत्ति नहीं रहेगी और आपका जो पूजा का अधिकार है वो भी खत्म हो गया। यानी जो 1904 और 1958 के अधिनियम थे उनमें ये प्रावधान नहीं था, वो ये 2025 का जो अधिनियम है वो इस तरह की चीज़ें करता है और वो आपसे छीन लिया गया। भले ही आप बाद में ट्रिब्यूनल जाएं और ट्रिब्यूनल से जीत कर आ जाएं, लेकिन तब तक आपकी संपत्ति जो है वो वक्फ के तौर पे डिनोटिफाई हो चुकी है, यानी अब वो वक्फ नहीं रह गई है। अब लौट कर आप आएंगे, मालूम पड़ा था वहाँ मस्जिद थी, वहाँ तो अब जो है बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई है जी, शॉपिंग मॉल बन गया है। तो ये हो गया है, मतलब एक ये तर्क इस तरीके का है। तो अब कपिल सिब्बल इस सारे जो प्रावधान है इसके उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल यहाँ पे दरअसल दो चीजें बता दूं दोस्तों। एक तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो बहस चल रही है, बिल्कुल वही उसी की लाइव स्ट्रीमिंग हमारे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कोर्ट रूम नंबर 1 में खचाखच यहाँ वकीलों की भीड़ लगी हुई है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी, और 2 जजों की बेंच यहाँ पर सुन रही है इस कार्रवाई को, पूरा का पूरा इस प्रोसीजर को, जो प्रोसीडिंग चल रही है। और दूसरी तरफ अब कपिल सिब्बल कुछ प्रावधानों को प्रूफ के साथ यहां रख रहे हैं। जैसे उन्होंने कपिल सिब्बल ने यह बताया कि वक्फ बाय यूजर विच इज रजिस्टर्ड विल रिमेन, ये साफ साफ कि पंजीकृत उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्ति बनी रहेगी। ये जो लिखा हुआ है 2025 का जो कानून, उस पार्ट को उन्होंने दिया है निकाल के कि देखिए अब वो प्रूफ दे रहे हैं। कुल मिलाकर अमलेंदु जी प्रूफ दे रहे हैं, वक्फ संपत्तियों का धीरे धीरे अधिग्रहण होगा, क्रिपिंग एक्विजिशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सब कह रहे हैं कपिल सिब्बल। और कैसे होगा वो रख रहे हैं, अलग अलग प्रावधानों का उल्लेख कर रहे हैं यहां पर कि कैसे यहां पर वक्फ की संपत्तियों का अधिग्रहण सरकार करेगी और उसके लिए सरकार ने इस कानून में कितने लूप होल्स बनाए हैं उसको यहां पर प्रूफ के रूप में पेश कर रहे हैं। कुल जमा ये है कपिल सिब्बल, साफ साफ यहां कपिल सिब्बल यहां पर ये प्रूफ करना चाहते हैं, प्रमाण देना चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो इस कानून में लिखा हुआ है, उसी के आधार पे कह रहा हूं। ये बातें यहां आ रही हैं अमलेंदु जी। जी ये बिल्कुल राजीव जी, ये बातें यहां आ रही हैं। और सिब्बल जो है वो जो धारा 3D और 3E है उसको भी उन्होंने पेश किया और फिर ये कहा कि पंजीकृत इसलिए कोई तीसरा व्यक्ति विवाद उठाता है तो वह संपत्ति वक्फ नहीं होगी। सरकारी संपत्ति की धारा 3FA और 3FB की परिभाषा देखिए, उसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया। और सिब्बल कहते हैं कि हर संगठन इसके अंतर्गत आता है। यदि पंचायत विवाद उठाती है तो वक्फ खत्म हो जाता है, यानी पंचायत भी अगर विवाद उठा देगी तो वक्फ खत्म हो जाएगा। यानी कोई भी विवाद उठा दे वक्फ जो है वो तुरंत डिनोटिफाई हो जाएगा, संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी। ये इस तरीके के प्रावधान इसमें किए गए हैं। यानी राजीव जी एक तरीके से कहा जाए सरकार ने पूरी तैयारी, बहुत बड़ी बहुत खतरनाक बात है अमलेंदु जी, बहुत खतरनाक बात है कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति विवाद उठाता है वक्फ के खिलाफ तो वक्फ संपत्ति नहीं रहेगी। और इसका प्रूफ दे रहे हैं सरकारी संपत्ति की धारा 3FA, 3 में भी F और F में भी A, 3FA और 3FB, ये दोनों प्रूफ के रूप में इन दोनों की परिभाषा देखें मिलॉर्ड। ये कह रहे हैं दोनों की जो परिभाषा है जिसमें गवर्नमेंट ने जो बताया है उस आधार पर कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति विवाद उठाता है, इफ थर्ड पर्सन रेज डिस्प्यूट इट विल नॉट वक्फ प्रॉपर्टी, साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति विवाद खड़ा करता है तो यह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। और यह सरकारी संपत्ति की धारा 3FA और 3FB के तहत इस बात को मैं यहां रख रहा हूं। दूसरी बात यहां कह रहे हैं कि हर संगठन इसके दायरे में आता है। अगर पंचायत विवाद उठाती है तो वक्फ खत्म हो जाएगा, वक्फ खत्म हो जाएगा। अगर पंचायत भी वक्फ के खिलाफ कोई भी किसी भी ढंग का विवाद लेके आ जाए तो वो वक्फ खत्म हो जाएगा, ये यहां पर कहा जा रहा है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड इफ पंचायत रेजेस डिस्प्यूट देयर इज एंड ऑफ वक्फ, एंड टू वक्फ।
ये कहा जा रहा है। इधर कपिल सिब्बल अपनी दलील दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दलीलें कपिल सिब्बल की तरफ से, और यहां पर कपिल सिब्बल यही बात यहां पेश करना चाह रहे हैं कि मामला सिर्फ 3 बिंदुओं का नहीं है, मामला यहां ऐसे कई सारे पॉइंट्स का है जिस पर हमको यहां चर्चा होनी चाहिए, करनी चाहिए। यही बात यहां बार बार कही जा रही है अमलेंदु जी। और इसमें 3C पढ़ें, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कृपया सेक्शन 3C जो है इस कानून का वो भी पढ़ लीजिए मिलॉर्ड। तो यहां मिलॉर्ड यानी सीजेआई कह रहे हैं कि यहां 3R के मद्देनजर, इन व्यू ऑफ प्रोविजन 3R, संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं रह जाएगी जैसा कि आपके अनुसार है। 3R के हिसाब से यही माना जाए। सिब्बल बोले इसमें कहा गया है विवाद या सरकारी संपत्ति, विवाद सरकार से संबंधित नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यह वक्फ संपत्ति नहीं रह जाएगी। साफ साफ यहां 3R का भी जिक्र हो रहा है। और यहां सीजेआई कह रहे हैं कि अगर कोई विवाद आया तो यह वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी, यह सरकारी संपत्ति होगी। जी जी बिल्कुल राजीव जी, मतलब अगर सरकार का विवाद नहीं भी है, कोई तीसरा पक्ष भी आकर अगर इस पर आपत्ति उठा देता है तो वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी। ये कपिल सिब्बल ने कहा। इस पर पूछा सीजीआई ने कि मतलब आपका कहना ये है कि जो 3R का प्रोविजन है उस पर प्रॉपर्टी में वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो नहीं रहेगी अगर कोई भी इस पर करता है, ये पूछा सीजीआई ने। तो सिब्बल ने कहा कि हाँ बिल्कुल, कि डिस्प्यूट और या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कुछ भी हो और भले ही वो सरकार से संबंधित नहीं हो, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी इस पर कर देता है तो ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। ये इस कानून में किया गया है राजीव जी। जी बिल्कुल, यहां पर सिब्बल कह रहे हैं अगर सरकार नामित अधिकारी, सरकार का कोई नामित अधिकारी फैसला करेंगे और जब जांच चल रही हो तो वक्फ का चरित्र बदल जाएगा। अगर निजी संपत्ति को लेकर विवाद है तो वो भी खत्म हो जाएगा। आप गला घोंट रहे हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि आप गला घोंट रहे हैं, यू आर थ्रोटलिंग, साफ साफ आप गला घोंट रहे हैं इस कानून को लाके। तो इस पर जस्टिस मसीह कह रहे हैं ये क्या, जस्टिस मसीह कह रहे हैं ये क्या, सिब्बल कह रहे हैं ये साफ नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है, इट्स नॉट क्लैरिफाइड, ये स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। आप साफ साफ कह रहे हैं कि अगर सरकार या सरकार का नामित अधिकारी फैसला करेंगे और जब जांच चल रही है तो वक्फ का चरित्र बदल जाएगा, साफ साफ बदल जाएगा। अगर निजी संपत्ति को लेकर विवाद है तो वो भी खत्म हो जाएगा, अगर निजी संपत्ति को लेकर विवाद है तो वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं जी। यानी ये पूरा का पूरा आप गला घोंट रहे हैं। इसी पे उन्होंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। जस्टिस मसीह ने कहा, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो इस पर सिब्बल ने कहा यस मी लॉर्ड, इट्स नॉट क्लेरिफाइड हियर, ये कह रहे हैं यहाँ पे। फिर राजीव जी धारा 3C का 1 जो है उसको और 2 को और 3 को और 4 को उसको भी उन्होंने पेश किया कपिल सिब्बल ने। यानी धारा 3C(1) जो है वो कहती है कि एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर द कमेंडमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए वक्फ प्रॉपर्टी। इसकी तब कपिल सिब्बल ने ध्यान दिलाया और साफ तौर पर कहा कि साहब सभी सरकारी संपत्तियों को देखें जिनमें सरकारी संपत्ति संगठनों की संपत्तियां भी शामिल हैं। यानी कि ये सब कोई भी जो है मतलब दावा कर देगा तो वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रह जाएगी। ये नए कानून में प्रावधान किया गया है। जी जी बिल्कुल, नए कानून में जो प्रावधान है उसमें ये सरकारी संगठन की संपत्तियों सहित सभी सरकारी संपत्तियों को देखें। यहां पर साफ साफ कपिल सिब्बल कह रहे हैं। कपिल सिब्बल आगे भी कह रहे हैं कि जांच के लिए कौन सा कानून है, कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, ये ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा क्योंकि केवल पीड़ित व्यक्ति ही जा सकता है। ये न्यायाधीश का मामला है और संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं रहेगी। मैंने शुरू से ही ये कहा था, ये अब वो प्रूफ दे रहे हैं। मैं शुरू से आपको कह रहा हूं और वही कि जांच के लिए कौन सा कानून है, इसकी जांच के लिए कोई कानून है। अगर किसी ने सपोज गलत फैसला दे दिया, मुझे और ऊपर जाना है, तो किसके पास जाऊंगा? आप ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, किसी जज के पास नहीं जा सकते, ये न्यायाधिकरण में नहीं जा पाएगा क्योंकि केवल पीड़ित व्यक्ति ही जा सकता है, एक व्यक्ति जा सकता है। यह न्यायाधीश का मामला है और संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं रहेगी। मैंने शुरू से ही ऐसा कहा है। यह बात यहां पर साफ साफ कपिल सिब्बल कह रहे हैं अमलेंदु जी। और कपिल सिब्बल बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बात रखते हुए वक्फ कानून 2025 को चुनौती देने वाली इस बेंच के सामने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ वकील यहां खड़े हैं और इन लोगों ने अपनी बात रखनी शुरू की है। कपिल सिब्बल
इस टीम को लीड कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और उधर सरकारी पक्ष की तरफ से एसजी तुषार मेहता हैं और दूसरा एक सबसे बड़े वकील जो हैं, आप जानते हैं, 1 रुपए में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस लड़ा था, यानी हरीश साल्वे, बहुत सबसे महंगे वकील हैं, वो भी सरकारी पक्ष की तरफ से खड़े हैं सरकार का साथ देने के लिए। कुछ याचिकाएं जो उनके पक्ष में, सरकार के पक्ष में लगाई गई हैं, उसका साथ देने के लिए वो भी हैं। तो एक तरफ बहुत ही धुआंधार, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग, वहीं कोर्ट में जो चल रहा है, कोर्ट नंबर 1 में जो चल रही है, बातें हो रही हैं, जो तथ्य रखे जा रहे हैं, जो दलीलें पेश की जा रही हैं, वो आप यहां देख रहे हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम आप तक कोर्ट नंबर 1 में जो कुछ हो रहा है, जो दलीलें पेश की जा रही हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे क्या कुछ हो रहा है अमलेंदु जी, आगे क्या यहां दलीलें पेश की गई, जरा वो बताइए। हाँ राजीव जी, और उसके बाद फिर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आप जो है धारा इसकी जो सेक्शन 83 है उसको देखिए कि उसके तहत एग्रेसिव हो गया, मतलब 183 के तहत मैं न्यायाधिकरण में जाता हूं, कार्यकारी अपने मामले में खुद ही फैसला करता है, वक्फ छीन लिया जाता है। यानी कि जो जांच कर रहा है कलेक्टर, वो वही जांच करता है, वही आदेश भी दे देता है और वक्फ की संपत्ति छीन लेता है, और मैं 183 के तहत कहाँ जाऊं ये मुझे पता ही नहीं है। ये एक तरीके से अन्यायपूर्ण और मनमाना है, स्पष्ट रूप से कपिल सिब्बल ने कहा। और कहा कि जो धारा 3 भी है वो तो और भी ज़्यादा समस्याग्रस्त है, यानी इसकी जो धारा 3 भी है वो और भी ज़्यादा है। और उसमें जो कहा गया राजीव, धारा 3 भी है, उसकी शुरुआत ही इससे होती है कि एवरी वक्फ रजिस्टर अंडर दिस एक्ट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट 2025 shall file the details of the waqf and the property dedicated to the waqf on the portal and database within a period of 6 months from such commencement, provided that the tribunal may on an application made to it by the mutawalli extended such period of 6 months। ये वही बात 3B की बात हो रही है। जी हाँ, उसी 3B की बात आ रही है। ये प्रॉब्लमेटिक है, ये कह रहे हैं साफ साफ कपिल सिब्बल की सेक्शन 3B जो है ये मोर प्रॉब्लमेटिक है, यहां पर और भी ज्यादा परेशानियां खड़ी करता है ये सेक्शन। उसी का जिक्र यहां कर रहे हैं कपिल सिब्बल यहां अंडर सेक्शन 83 की बात भी कर रहे हैं, 83 का जिक्र कर रहे हैं। पहले एक्चुअली इन्होंने जो बातें कही हैं, आप देखिए बी भी आ गया, सी अब 3B भी आ चुका है यहाँ पे। अमलेंदु जी, ये जो धारा 3 है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और यहीं पे सबसे ज्यादा जो लूप होल है इसी सेक्शन 3 में है। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, इसी में हम फिर सिब्बल कह रहे हैं कि जो बी है ये वक्फ के निर्माता का नाम और पता, इस तरीके के निर्माण का तरीका और तारीख लोगों के पास ये कैसे होगा। मान लीजिए 1400 साल पुरानी कोई संपत्ति है तो वक्फ का कैसे हुआ, उसका पता क्या था, उसके निर्माण का तरीका क्या था, ये तारीख क्या थी, ये कैसे होगा। और वो कह रहे हैं कि वक्फ अगर 200 साल पहले बनाया गया था। इस पर एसजी मेहता जी उन्होंने कहा कि वक्फ उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का कोई निर्माता नहीं हो सकता, मतलब वक्फ का यूजर है उसका कोई निर्माता नहीं हो सकता। सिब्बल ने कहा ये पहले की बात है, अगर मैं नहीं देता हूं तो मुतवल्ली 6 महीने के लिए जेल जाएगा। मतलब नया कानून जो है वो ये कह रहा है कि अगर मैं आपको नहीं बताता हूं कि 200 साल पहले कौन था तो मुतवल्ली जो 6 महीने के लिए जेल चला जाएगा। यानी आपने वक्फ की संपत्ति छीनने का भी प्रावधान कर दिया राजीव जी, और जो मुतवल्ली है उसको जेल भेजने का भी इंतजाम कर दिया। दोनों आपने इंतजाम कर दिए। और जो 83 धारा है उसके तहत न्यायाधिकरण के पास वो जाएगा, कब उसका फैसला आएगा कुछ स्पष्ट नहीं हो। जब तक वो न्यायाधिकरण में मामला रहेगा तब तक आप उसकी वक्फ की संपत्ति भी छीन लेंगे और मुतवल्ली को जेल भी भेज देंगे। ये नया कानून कहता है। ये एक तरीके से कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी है। जी बिल्कुल कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं और 3B का जिक्र यहां कर रहे हैं, 83 का जिक्र कर रहे हैं कपिल सिब्बल, सेक्शन 83 और 3B का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर बी में सिब्बल ने और भी कह रहे हैं कि वक्फ के निर्माता का नाम और पता, इस तरह से निर्माण की विधि और तारीख, ये जो बी में है वो लोगों को ये कैसे मिलेगा। 200 साल पहले बनाया गया वक्फ कैसे पता चलेगा कि इस वक्फ का निर्माता कौन था, किस तारीख को बनाया गया, कि निर्माण का तरीका क्या था। यानी वो जो संपत्ति है वक्फ की, उस संपत्ति के बारे में, मतलब आज की तारीख में अगर कुतुब मीनार के बारे में पूछा जाए तो हो सकता है उसके बारे में तो मिल जाएगा, जामा मस्जिद के बारे में पूछा जाए तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, उनका अगर अता पता नहीं है, 200 साल पुराना है तो कैसे मिलेगा। इस पर तुषार मेहता कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर में नॉट हैव अ क्रिएटर, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का कोई निर्माता नहीं हो सकता है। यहां पर एसजी मेहता कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर जो है हो सकता है कि वो क्रिएटर ना हो। सिब्बल कह रहे हैं ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मैं नहीं देता तो मुतलवी जो हैं 6 महीने के लिए जेल जाएगा। जी यहां साफ साफ है कि अगर मैं ये इसमें क्लियर कहा गया है क्लियरली कि अगर मैं नहीं देता हूं, ये जानकारी नहीं दूंगा तो जेल 6 महीने के लिए जेल जाना होगा।
जी। और राजीव जी, वक्फ की डीड भी उसे प्रस्तुत करनी होगी। हाँ, वक्फ की डीड अगर डीड प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो 6 महीने के लिए जेल जाएगा मुतवल्ली। यानी आपने सारा इंतजाम कर लिया कि आपको किस तरीके से, कोई 1400 साल पुरानी संपत्ति है, कोई 200 साल पुरानी संपत्ति है, उसकी आपको डीड भी चाहिए। मुतवल्ली अगर डीड नहीं दे पाता है तो आप उसको जेल भी भेज देंगे और आप उसका संपत्ति भी छीन लेंगे। ये इंतजाम सरकार ने कर दिया। ये कपिल सिब्बल का एक तरीके से राजीव जी तर्क है और बता रहे हैं कि किस तरीके से इसके जो प्रावधान है कानून के वो कितने पूरा फिर वो एक एक कानून के एक एक पन्ने को लेके आए हैं और यहां पर 83 का जिक्र कर रहे हैं, 3B का जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग। यहां पर मेनली जो सेक्शन 3 है वक्फ कानून का, अभी सेक्शन 3 पे ही बात हो रही है, 13 पे भी बात होनी है, 9 पे भी बात होनी है, बहुत कुछ होना है। क्योंकि मुझे याद है अमलिंदु जी कि जब संजीव खन्ना की बेंच इसको सुन रही थी, तब 3 जजों की बेंच थी, तब भी यहां पर 3 की बात हुई थी, सेक्शन 3, सेक्शन 9, सेक्शन 14, 13, 83 की बात उस समय नहीं हुई थी। उस समय 83 नहीं आया था। लेकिन आज 83 की बात हो रही है और कपिल सिब्बल अभी 3 और 83 पे ही हैं जी। अभी बहुत सारा बाकी है। 2-2 घंटे, मुझे लगता है कि 2-2 घंटे की बहस जो है वो कम पड़ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि कपिल सिब्बल इस केस को सीधे वहां ले जाना चाहते हैं जहां ये मामला सीधा का सीधा ये बने कि ये जो कानून है ये कानून गैर कानूनी बनाया जाए, यानी इस कानून को ही खत्म किया जाए। जैसे कृषि कानून को खत्म कराया गया था, और लेकिन कृषि कानून कोर्ट ने खत्म नहीं किया था। प्रधानमंत्री खुद आए थे और देश को संबोधित करके उन्होंने कहा था कि मैं ही, शायद मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। क्या यहां भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट से कोई और फैसला आएगा, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन इस वक्त बहुत ही गर्मा गर्म बहस चल रही है तथ्यों के आधार पर। कपिल सिब्बल ने पहले अपनी बात रखी, उसके बाद वो कानून के एक एक पन्ने को, कानून के एक एक धाराओं को PDF के रूप में पेश कर रहे हैं यहां पे। और साफ साफ कि मिलॉर्ड ये देखिए, ये 3B इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 3FA उसमें क्या लिखा हुआ है, 3FB में क्या लिखा हुआ है, 83 में क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ वो पेजेस वाइज दे रहे हैं, पन्ना निकाल निकाल के कि ये देखिए ये है। और उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये जो बनाया गया है ये वक्फ की जमीन को छीनने का कानून बनाया गया है। सीधे शब्दों में ये बात यहां रखी जा रही है, पहले दिन से यही बात कही जा रही है कि सरकार चाहती है कि वक्फ की जमीन को छीन लिया जाए। जी बिल्कुल राजीव जी। और ये आप सिब्बल ने कहा कि ये ताजमहल जो है ये एक संरक्षित स्मारक है, जिस समय ये बनाया गया था उस समय की घोषणा के अनुसार से कि ये एक संरक्षित स्मारक है। लेकिन ये प्रोविज़न जो है इस नए कानून के, ये पूर्ण रूप से लागू होते हैं और वो अपना सारा चरित्र खो देते हैं। यानी ये अगर लागू हो जाएंगे इस पर, ताजमहल पर, तो ताजमहल भी वक्फ संपत्ति नहीं रह जाएगा, वो अपना स्वरूप खो देगा। इस तरीके का इसमें इंतजाम किए गए। यानी राजीव जी, अधिकांश जो एक तरह से कहा जाए जो पुरानी संपत्ति हैं, जो वक्फ यूजर हैं, जो जिनके कागजात नहीं होंगे, जिनकी डीड नहीं मिल पाएंगी, वो सारी संपत्तियों पर सरकार कब्जा कर लेगी। ये रास्ता इस कानून के तहत खुल गया है राजीव जी। और इसके साथ एक साथ राजीव जी और बात चल रही है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल जो है वो ये है कि इस कानून को जो समर्थन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जो दिया था, उन्होंने भी ये प्रावधान निश्चित तौर पर पढ़े होंगे कि किस तरीके से ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक छीनने का इंतजाम सरकार कर रही है। तो इसके दोषी सिर्फ ये मोदी सरकार नहीं है, इसके सहयोगी जो हैं बीजेपी के साथ साथ, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी हैं। ये भी इसके साथ साथ पैरेलल राजीव चल रही है। चूंकि बहस आ रही है तो बहस में सारे बिंदु आ रहे हैं कि इस कानून के अंतर्गत क्या क्या है और किस किस तरीके से सरकार ने इंतजाम किए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर साफ साफ वही है कि ताजमहल इज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। यहां साफ साफ ताजमहल एक संरक्षित स्मारक है। घोषणा के समय प्रावधान पूर्ण व्यापी रूप से लागू होता है, और जैसे ही ये जो प्रावधान, ये कानून पूरी रूप से लागू कर देते हैं तो ये ताजमहल भी अपना चरित्र जो है, अस्तित्व है, वो खो देगा। मेन कैरेक्टर ताजमहल का वो लूज हो जाएगा। ये बात यहां कपिल सिब्बल कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि साफ साफ में हमने आज तक जीवन में किसी एक समुदाय के प्रति इस ढंग का जो उदार चेहरा आपका है, जो आप उदार चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितना आपके प्रति उदार हैं, वो मैंने आज तक नहीं देखा, पहले कभी नहीं देखा। यहां पर एक कमेंट करते हुए कपिल सिब्बल नजर आ रहे हैं। कपिल सिब्बल आप जानते हैं कि राजनेता भी हैं, सांसद हैं लोकसभा में, माफी चाहूंगा राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के समर्थन से, और पहले कांग्रेस में रहे, कानून मंत्री भी रहे वो जब यूपीए की सरकार थी। तो कपिल सिब्बल यहां पर अपनी बात रखते हुए ये बात भी कह रहे हैं कि किसी एक समुदाय के प्रति आप इतने उदार हो गए हैं। और यहां दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो कानून बनाया आपने, उस कानून का 3B, 3C, 3D, 3E, 3R, 3FA, FD, FB वो क्या है? ये कहीं ना कहीं
उस चरित्र को, ताजमहल तक को आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी बातें यहां आ रही हैं और ये बातें कही जा रही हैं कपिल सिब्बल की तरफ से। कपिल सिब्बल लगातार दलील दे रहे हैं और जैसा पहले बताया गया है कि 2-2 घंटे का प्रावधान होगा, 2 घंटे ये 2 घंटे वो, यानी 2 घंटे पहले बात करेंगे कपिल सिब्बल, फिर 2 घंटे अपनी बात रखेंगे तुषार मेहता। कपिल सिब्बल चूंकि लीड कर रहे हैं इस टीम को, इसलिए कपिल सिब्बल, और बीच बीच में कहीं जरूरत पड़ रही है तो अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बात रख रहे हैं। और सिब्बल कह रहे हैं कि जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे पहले, और उसकी परिभाषा का यहां उल्लेख कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसका उद्देश्य कभी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हस्तक्षेप करना नहीं था। अमलेंदु जी, ये बात यहां कही जा रही है कि ये डिफिनेशन ऑफ एन एंशिएंट मॉन्यूमेंट रेफर्ड इंटेंट वाज नेवर टू इंटरफेयर विद द रिलीजियस माइनॉरिटीज। जो अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यकों के काम काज में हस्तक्षेप करना नहीं था। यह अधिनियम जो एक्ट 1904, इसमें कि जो अगर हम एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को हम संरक्षित मॉन्यूमेंट के रूप में लेते हैं, जिसको और थोड़ा सा सुधारा गया 1958 में, 1958 में, और जिसके तहत ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मॉन्यूमेंट्स को जो अपने कब्जे में लेती है, लेकिन उसको संरक्षित करने का काम, मतलब कि उसका जो मूल स्वरूप है वो संरक्षित रहे। उसमें आप चाहे हिंदुस्तान के अलग, ताजमहल भी संरक्षित है, लाल किला भी है, ऐसे बहुत सारे हैं जो संरक्षित मॉन्यूमेंट्स हैं। इंडिया गेट चले जाइए आप, चाहे कुतुब मीनार देख लीजिए, 4 मीनार चले जाइए, हिंदुस्तान के बहुत सारे हैं संरक्षित अलग अलग साइट्स पे। आप जाएंगे अगर कश्मीर में, श्रीनगर जाएंगे तो वहाँ शंकराचार्य मंदिर है, वो भी संरक्षित है। तो ये सब अलग अलग जगहों पे हैं ऐसे कई जो संरक्षित हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ आप हस्तक्षेप करें, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, उनकी संपत्ति को आप छीनने की जुगाड़ बनाएं। ये साफ साफ लग रहा है कि वक्फ कानून के जरिए आपने वक्फ संपत्तियों को छीनने का एक नया औजार मार्केट में ला दिया है, देश में ला दिया है कानून बनाकर। ये बात यहां, ये सेंटेंस यहां कपिल सिब्बल ने नहीं कह रहे हैं, एक विश्लेषण के रूप में मैं कह रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर बात यही चल रही है। अमलेंदु जी, आगे भी बातें चल रही हैं, आगे भी सिब्बल ने उसी को एलिब्रेट किया। राजीव जी, जो बात आप कह रहे थे बिल्कुल वही, और वो कह रहे हैं कि इसमें कोई धार्मिक भावना नहीं है, जो मतलब जो कानून जो नया है, और एक धार्मिक संरचना प्राचीन स्मारक हो सकती है, इसका उद्देश्य संरक्षण करना था। यानी 1904 का जो नियम था उसका उद्देश्य उसको संरक्षित करना था कि ये प्राचीन स्मारक हो सकती है, चाहे वो धार्मिक संरचना हो, यानी मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, वो एक प्राचीन स्मारक हो सकती है। उसका उद्देश्य संरक्षण करना था 1904 के अधिनियम का। लेकिन 2025 का अधिनियम जो है, इसकी धारा 3D में कहा गया है कि जैसे ही किसी को प्राचीन स्मारक घोषित किया जाता है वह वक्फ नहीं रह जाता। यानी धारा 3D जो है नए कानून की, जैसे ही किसी को प्राचीन स्मारक घोषित किया जाएगा वो वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी, और जब वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी तो सरकार की संपत्ति हो जाएगी। सरकार उसको बेचे, उस पर शॉपिंग मॉल बनाए, कुछ भी करे, वो सरकार के अधिकार में हो जाता है, चूंकि वो वक्फ संपत्ति रह ही नहीं गई। यानी 1400 साल पुरानी राजीव जी संपत्तियां जो हैं वो भी आप जो है वो सरकारी संपत्तियां हो जाएंगी, और वो वक्फ वाली यूजर जो है वो नहीं रहेंगी, यानी वक्फ की संपत्तियां नहीं रहेंगी। इसका आपने इंतजाम कर लिया। यानी राजीव जी, लाखों वर्ग मीटर जमीनों पे कब्जा करने का सरकारी इंतजाम इस कानून के जरिए किया जा चुका है। यह कपिल सिब्बल का एक तरीके से तर्क है। जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ साफ इन्होंने कहा था, फंडामेंटल थीम फॉर वक्फ इज इट्स माय प्रॉपर्टी, आई कैन नॉट क्रिएट वक्फ अनलेस इट्स माय प्रॉपर्टी और इज टेकन अवे थ्रू लेजिस्लेटिव डिक्टेट। ये बात बार बार कह रहे हैं कपिल सिब्बल कि वक्फ का मूल विषय यही है कि ये मेरी संपत्ति है और मैं तब तक वक्फ नहीं बना सकता जब तक कि ये मेरी संपत्ति न हो और इसे विधायी आदेश के माध्यम से छीन न लिया गया हो। बार बार वही संपत्ति की बात आ रही है अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, संपत्ति की बात आ रही है। और फिर वो 1904 का नियम जो उसकी धारा 4 का संदर्भ देते हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ घोषणा के अनुसार जो है वक्फ छीन लिया गया, और 10 का संदर्भ, और जो 2025 की धारा 10 है उसका संदर्भ देते हैं कि यहाँ उस अधिकार को छीन लिया गया। यानी जो 1904 के अधिनियम में जो धारा 4 थी उसमें जो मुझको अधिकार दिए गए थे, वो 2025 की जो संशोधन किया गया उसकी धारा 10 जो है वो उस अधिकार को छीन लेती है और उसको नष्ट कर
देती है। जबकि 2000 जो 1904 का नियम था वो साफ तौर पे कहता था, मूल विषय ये था कि मेरी संपत्ति है, मैं इसे वक्फ नहीं बना सकता जब तक कि ये मेरी संपत्ति नहीं हो और इसे विधायी आदेश के माध्यम से नहीं छीन लिया गया हो। यानी कि ये नया कानून जो राजीव जी मेरे इस अधिकार को भी छीन लेता है कि मैं कोई वक्फ की संपत्ति कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, इसको यानी मेरा व्यक्तिगत अधिकार जो है उसको भी ये कानून छीन रहा है। हाँ, और यहाँ पर वो सेक्शन 10 अब 10 पे आ गए। धारा 10 जो है वक्फ कानून का 2025 का, और उसको रेफर करते हुए कह रहे हैं कि इसे नष्ट कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। रेफर्स टू सेक्शन 10 2025 डिस्ट्रॉयज इट। ये यहाँ पर घोषणा के अनुसार वक्फ छीन लिया गया है। ये यहाँ पर डिक्लेरेशन के हिसाब से राजीव जी जो धारा 10 ये कह रही है कि कंपल्सरी परचेज ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रीहेंड्स दैट ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, इंजर्ड और अलाउड टू फॉल इनटू डिके, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्वायर इट अंडर द प्रोविजन ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। लैंड एक्विजिशन एक्ट यानी भूमि अधिग्रहण के तहत आप इसको एक्वायर कर सकते हैं, यानी आप छीन सकते हैं। इस मतलब पुरानी संपत्ति जो है वो वक्फ की संपत्ति आप छीन सकते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के तहत इसमें ये कहा गया सेक्शन 10 जो है, अब 10 पे आ गए हैं कपिल सिब्बल इसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कपिल सिब्बल 1958 के अधिनियम का भी हवाला देते हैं और कह रहे हैं कि धारा 6 जो है, इस धारा में कुल अब 6 पे आ गए हैं, में कुछ भी किसी संरक्षित स्मारक के प्रथागत धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा और कहते हैं कि इसे 2025 के अधिनियम द्वारा पलट दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर जो 6 है कोट कर रहे हैं कि 1958 का एक्ट जो है उसमें 6, ये अभी का 6 नहीं, 1958 का जो एक्ट है उसका 6 जो है पैरा, उसमें कह रहे हैं कि इस धारा में कुछ भी किसी संरक्षित स्मारक के प्रथागत धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा। ये वहां पे है 1958 में, और यहां 25 में उसको पलट दिया गया। देखिए 1958 को कोट किया है यहां पर कपिल सिब्बल ने। 1958 का सेक्शन जो एक्ट है उसका सेक्शन 6 उसको कोट किया है और कह रहे हैं कि इसमें कहा गया है कि अगर हमने किसी को संरक्षित लिया है, किसी बिल्डिंग को, भूमि को, जिसको भी स्मारक को, तो उसमें धार्मिक अनुष्ठानों के उपयोग को प्रभावित नहीं करे। यानी वहां धार्मिक अनुष्ठान किया जा सकता है, पूजा पाठ किया जा सकता है। जो बात कही थी सीजेआई ने कि मैं खजुराहो जाता हूं तो वहां देखता हूं कि लोग पूजा पाठ करते हैं, वही बात कह रहे हैं कि ये तो 1958 के एक्ट के आधार पर हो रहा है, लेकिन अब 2025 के अधिनियम के आधार पर इसको पलट दिया गया है, उस धारा को खत्म किया जा रहा है और उसका प्रूफ दे रहे हैं यहां पर कपिल सिब्बल जी। और बता रहे हैं कि जो 1958 का अधिनियम था उसमें संपत्ति छीनने का इरादा कभी भी नहीं था, लेकिन जो 2025 का अधिनियम है ये संपत्ति छीनने का इसमें इरादा नहीं बल्कि छीन रही संपत्ति। और फिर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये जो नया कानून है ये धारा जो संविधान के अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 25 और 26 और अनुच्छेद 14 का साफ तौर पर उल्लंघन करता है। जी, साफ उल्लंघन है। कपिल सिब्बल साफ कह रहे हैं कि ये संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल नंबर 25, 26, 14 और 300A इन सब का उल्लंघन है, ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल। इस बीच पूरा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर रूम नंबर, कोर्ट नंबर 1 में ये कपिल सिब्बल अपनी बहस करते हुए, कपिल सिब्बल के साथ 5 इनके साथी हैं जो अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब देखिए लाइव आप देख रहे हैं लंच टाइम और बेंच उठ चुकी है, दोनों जज उठ के जा चुके हैं। सुनवाई यहां पर अभी रुकती है और इसके बाद फिर सुनवाई 2 बजे से शुरू होगी। तो कपिल सिब्बल अपनी बात यहां रखते हुए लंच का समय 1 बजे और 1 बजे यहां बेंच उठ गई। 1 बजे के बाद अब फिर सुनवाई होगी और सुनवाई जैसे ही शुरू होगी हम भी सुनवाई में आपके भागीदार रहेंगे और लगातार 2 बजे से जैसे सुनवाई होगी हम लगातार आप तक जो कुछ कोर्ट में चल रहा है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन कोर्ट विल कंटिन्यू एट 2 PM ये बता दिया गया है कि कोर्ट अभी
जो है वो लंच के लिए उठ गई है, बेंच उठ गई है और 2 बजे से फिर बेंच बैठेगी और उसमें सुनवाई होगी। लेकिन अभी तक जो बहस हुई है उसको रिकैप करना जरूरी है अमलेंदु जी, जरा पॉइंट वाइज रिकैप किया जाए। और यहां पर उसके बाद हम भी 2 बजे से बैठेंगे। 15 मिनट और समय लेना चाहता हूं अपने साथियों का और जल्दी से जल्दी रिकैप करते हैं कि हुआ क्या क्या अभी तक पिछले लगभग 2 घंटे तो हो गए होंगे अमलेंदु जी। हाँ, लगभग 2 घंटा, लगभग 2 घंटा, लगभग 2 घंटा। 11:15 बजे के लगभग सुनवाई शुरू हुई थी, 1 बजे मतलब 1.25 घंटा तो हो ही गया। जी जी, अभी हालांकि अभी कपिल सिब्बल और करेंगे, चूंकि पूरा 2 घंटा नहीं हुआ तो अभी कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं, तो हो सकता है आगे तक और भी बहस हो। राजीव जी, जैसे ही जो बहस की शुरुआत हुई, और बहस की शुरुआत जो थी वो कपिल सिब्बल ने ही आज तरीके से की, और कपिल सिब्बल ने कहा कि ये पूरा मामला जो है ये वक्फ पर कब्जा करने का मामला है, और मेरे विद्वान मित्र यानी एसजी जो तुषार मेहता हैं वो ये नहीं कह सकते कि केवल 3 बिंदुओं पर ही किया जाए, क्योंकि एसजी का तर्क ये था कि केवल 3 बिंदुओं पर जिस पर उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है उस पर ही बहस केंद्रित हो। और 3 मुद्दे जो एसजी मेहता की तरफ से थे वो ये थे कि न्यायालयों द्वारा वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को वक्फ के रूप में विमुक्त नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो वक्फा यूजर हो या विलेख द्वारा वक्फ हो, जबकि न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा हो। दूसरा ये था कि संशोधन अधिनियम की शर्त जिसके अनुसार वक्फ संपत्ति वक्फ नहीं माना जाएगा, जबकि कलेक्टर इस बात की जांच कर रहा है कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, इसको भी प्रभावी नहीं किया जाएगा। और तीसरा यह कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य मुस्लिम होने चाहिए सिवाय पदेन सदस्यों के। इस पर जो थी वो कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई थी कि जो एसजी कह रहे हैं ये गलत है। एसजी तुषार मेहता ने 17 अप्रैल का आदेश पढ़ा था और फिर एसजी ने कहा था कि न्यायालय ने 3 मुद्दे चिन्हित किए थे जिन पर हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया था, जो कि जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ जब इंटरिम ऑर्डर पेश करने जा रही थी उस समय जो 3 मुद्दे किए थे उसको लेकर उन्होंने कहा कि उस पर करने जा रहे थे। और उस पर एसजी मेहता ने कहा कि हम सभी मौजूद थे, इन मुद्दों को उठाया गया था और मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता। तो कपिल सिब्बल ने इस पर जो था वो पलटवार किया, उन्होंने कहा कि मैं भी मौजूद था और वास्तव में आपका ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि आप जो कहना चाहते हैं तो आप केवल 3 मुद्दों तक सीमित करना चाहते हैं, जबकि ये पूरा मुद्दा जो है ये वक्फ पे कब्जा करने का है और जो कुछ है हमें उसमें आप जो है इसे सीमित करना चाहते हैं। सीजीआई ने कहा हमें जो रिकॉर्ड में है उसके अनुसार चलना होगा। सिब्बल ने कहा कि मेरे विद्वान मित्र को एहसास होगा कि अदालत ने 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था, और इस पर अभिषेक सिंघवी ने कहा कि ये मुद्दों के समाधान के लिए नहीं था, 3 मुद्दों पर आपसे जवाब मांगा था, लेकिन ये नहीं था कि 3 मुद्दों तक बहस केंद्रित रहेगी। यानी आप जो 3 मुद्दों तक बहस केंद्रित करना चाहते हैं वो गलत है। कपिल सिब्बल ने राजीव जी फिर ये कहा कि ये अधिनियम जो है वक्फ संरक्षण के लिए है, लेकिन इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। यानी जो कहा गया है अधिनियम को लाते समय ये कहा गया कि यह वक्फ के संरक्षण के लिए है, लेकिन इसका असली उद्देश्य जो है ये वक्फ पर कब्जा करना है। कानून इस तरीके से बनाया गया है कि वक्फ की संपत्ति को बिना किसी प्रक्रिया के छीन लिया जाए, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और कहा कि ये जब अल्लाह ईश्वर को दिया गया दान है तो इस दान को किसी भी तरीके से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। एक बार जो वक्फ हो गया वो हमेशा वक्फ रहता है। इस पर सीजीआई ने पूछा कि क्या बिना प्रक्रिया का पालन किए बिना भी इसको छीना जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि हाँ, सरकार अपनी प्रक्रिया खुद तय कर रही है, कोई भी विवाद पैदा कर सकता है, इसका ये एक पहलू है। और दूसरा, वक्फ क्या है, ये ईश्वर को दिया गया दान है और इसके अनुसार संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती। एक बार जो वक्फ हो गई वो हमेशा के लिए वक्फ रहेगी। ये इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है कि हमारे संविधान के तहत राज्य धार्मिक संस्थाओं को वित्त पोषित नहीं कर सकता। अगर मस्जिद है तो राज्य वित्त पोषित नहीं कर सकता, अगर कब्रिस्तान है तो निजी संपत्ति से बनाना पड़ता है, कोई कमाई नहीं होती, लोग अपने प्रियजनों को दफनाने के लिए आते हैं। फिर सिब्बल ने कहा कि इनका दान रखरखाव कैसे होता है, दान के जरिए। इस पर सीजीआई ने कहा कि दूसरे मंदिरों में भी ऐसा होता है, मैं दरगाह भी जाता हूं, वहां भी ऐसा होता है। सिब्बल ने कहा कि दरगाह मस्जिद अलग अलग मामला है और इन संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए समुदाय के जरिए काम करना होगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर अतिक्रमण होता है तो वक्फ की प्रकृति बदल जाती है, यानी वो वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाती है। फिर सिब्बल ने कहा कि 2013 का एक वक्फ अधिनियम था, अब उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को खत्म कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद के मामले में मान्यता प्राप्त अवधारणा थी, उसको खत्म कर दिया गया। और उन्होंने फिर जो वक्फ जो बाबरी मस्जिद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसी का हवाला राजीव जी दिया। और फिर उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि धारा की 1925 के अधिनियम आदि में पंजीकरण का प्रावधान था और पंजीकरण नहीं किया गया तो ये वक्फवाई यूजर नहीं है, ये कहा। सिब्बल ने कहा कि ये भी कहते हैं कि अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता थी, क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं कराया तो इसे वक्फ नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई अगर 100 साल 200 साल या 500 साल
साल पुराना अगर है, पहले बनाया गया था, तो उसका क्या होगा? तो इस पर सीजीआई ने सवाल किया कि क्या पंजीकरण की कोई आवश्यकता है? सिब्बल ने कहा हाँ थी, लेकिन ये पंजीकरण ना कराने का इसके कोई सजा नहीं थी, कोई इसके परिणाम नहीं थे अगर आप नहीं कराते हैं। तो सीजीआई ने कहा कि आपको ABCD से शुरू करना होगा। मैं नहीं पढ़ूंगा क्या पंजीकरण अनिवार्य था। सिब्बल ने कहा कि शेल का इस्तेमाल किया गया था। सीजीआई ने कहा केवल यह नहीं है कि इसमें करेगा इस्तेमाल किया गया, यह अनिवार्य है कि नहीं है। तो इस पर सिब्बल ने तर्क दिया कि हाँ यह था कि आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, लेकिन अगर पंजीकरण नहीं कराया है तो केवल मुतवल्ली को हटाने का प्रावधान था। वफ़ की संपत्ति जो है उसका कैरेक्टर नहीं बदल जाएगा, यह नहीं था। लेकिन नया जो कानून आया है वो वफ़ के कानून की कैरेक्टर को खत्म कर देता है। ये कपिल सिब्बल ने कहा। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहां पर फिर धाराओं का जिक्र आया, अलग अलग धारा। सेक्शन 3 में B से लेकर R तक, B, C, D, E, F और उसके बाद R तक, उसके बाद 83 सेक्शन, ये सारे कानून, वक्फ के कानून के जो धाराएं हैं उसका जिक्र आया। धारा 10 का जिक्र भी आया है। और यहां पर 2 और जिक्र आया, 1904 का जो एक्ट है और 1958 का जो एक्ट है, 1904 एक्ट, जिसमें जो संपत्तियां हैं, पुरानी संपत्तियां, उनका संरक्षण पुरातत्व विभाग के जरिए जो होता है। और 1958 में उसी का संशोधन हुआ, उसका संरक्षण, लेकिन पूजा पाठ के अधिकार से आप वंचित नहीं रह सकते, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और 1958 की जो धारा है, कानून एक्ट जो है, उसमें भी धारा 6 और उसका जिक्र किया यहां पर कपिल सिब्बल ने। और उसके बाद कपिल सिब्बल ने साफ साफ बताया कि किस ढंग से यहां आप देख रहे हैं कि 1958 को भी यहां किनारे किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज यहां पर बहुत सारी बातें जो हैं उसको ऑन रिकॉर्ड ली गई हैं। सीजीआई ने ऑन रिकॉर्ड रखा है और कहा है कि सबको रिकॉर्ड किया जाए। और इसके बाद अब पूछा जाएगा, अब थोड़ी देर बाद जैसे ही लंच ब्रेक 2 बजे खत्म होगा और इस पर फिर से सुनवाई होगी, तो फिर कपिल सिब्बल के बाद सरकारी पक्ष अपनी बात रखने के लिए खड़ा होगा। वो बहुत मजेदार होगा अमलेंदु जी। अभी तो ये पक्ष है जो अपनी बात रख रहा है, सरकार क्या क्या दलीलें दे रही है दोस्तों, वो सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार उस समय तो साफ साफ कह दी कि मिलॉर्ड आप आदेश मत दीजिए, अंतरिम आदेश, हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, लिख के देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज सरकार क्या करेगी, जब एक नहीं बल्कि 3 पॉइंट नहीं बल्कि 10 पॉइंट कपिल सिब्बल आ गए हैं। अब यहां पर कपिल सिब्बल ने 10 पॉइंट रख दिए हैं और उन 10 पॉइंट पर सरकार क्या जवाब देगी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में इस पर चर्चा, और 2 बजे से जब इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे, 2 बजे से फिर हम जब लाइव लेकर आएंगे आपके बीच और इसी ब्रेकिंग को कंटिन्यू करेंगे 2 बजे से। आप हमारे साथ जुड़िए। अभी थोड़ी देर के लिए हम भी ब्रेक लेते हैं और 2 बजे से दोबारा जब आपके पास आएंगे, 2 बजने में 5 मिनट कम होगा तभी से आएंगे अमलेंदु जी, यानी 1:55 से इस वादे के साथ 1:55 से हम दोबारा आपके बीच रहेंगे, ताकि कम से कम इतना तो पता रहे कि आखिर सरकार इस पर अपना पक्ष क्या रखती है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला पक्ष, यानी अगला जो आफ्टर ब्रेक बहुत ही मजेदार है। आप लोग कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा और हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे 1:55 पे। इन तमाम घटनाक्रमों को कोर्ट नंबर 1 फिर लेके चलेंगे, जहां से लाइव टेलीकास्ट हम आप तक जो कुछ चल रहा है